आई थिंक पीपल लाइक आई एज्यूम पीपल आर रैशनल एक्टर्स, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वोट करते हैं, वो कोई अकीदत नहीं होती। हाँ, वो देखते हैं चाहे मेरे लिए बेहतर होगा मैं इसको वोट दे दूं ना, वो कोई ज़हनी गुलाम होती है, कैलकुलेशन होती है। या एंड आई थिंक समटाइम्स वी जस्ट वही रेसिज्म है ना कि ये लोग ज़हनी गुलाम है इसलिए वोट दे रहे हैं। नहीं, मतलब ज़हनी गुलामी तो अब हर पार्टी में है, बट हमारे अगर हम कहते हैं अनएजुकेटेड लोगों मुझे को डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है। जो सो कॉल्ड आपके अर्बनाइट और एजुकेटेड हैं, मतलब उनको ट्रस्ट नहीं है कि वो जो कम पढ़ा लिखा है या जो गरीब है, जिसके कपड़े बहुत फैंसी नहीं है, उसको समझ नहीं होगी कि उसके लिए क्या अच्छा है। सारे लोग तो इन पावर अमीर हैं, आप लोगों ने क्या किया? हेलो अस्सलाम वालेकुम। द लास्ट ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस लाहौर गेस्ट ऑलरेडी कह चुकी हैं कि मैं लग रहा हूँ मैं मरने वाला हूँ, जो कि सच है बिकॉज ये हमारी 3 दिन में 12th पॉडकास्ट है। बट सेविंग द बेस्ट फॉर लास्ट, अस्मा फैज़ हमारे साथ आ चुकी हैं। इनकी जो किताब है इन सर्च ऑफ लॉस्ट ग्लोरी, सिंधी नेशनलिज्म के बारे में कई लोगों ने फरमाइश की थी कि इस पर डिस्कशन करें। PhD हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से, एम आई राइट? सो दैट वाज माय मास्टर्स, सियांस पो पेरिस से PhD। मुझसे बोला नहीं जाता वो यूनिवर्सिटी, इसलिए मैंने इनसे बुलवा दी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई होप लास्ट बट नॉट द लीस्ट। नेवर नेवर नेवर, हम तो कितने हैं मतलब सालों से ये पॉडकास्ट प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे शहर नहीं, और फिर हमारा एक इंस्टीट्यूशनल लिंकेज भी है। जी जी जी, बिल्कुल आपने बुलाया, मैं आ नहीं सका। नेक्स्ट टाइम मैं फॉर श्योर अपने एल्मा मैटर नेक्स्ट टाइम के लिए मार्क इट इन योर डायरी। डन डन डन। लम्स से मुझे कोई इवेंट पे पैसे वैसे देके बुलाया फिर आता हूँ, तो वो भी करते हैं। यस यस। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेंस दैट यू, क्यों आपने ये किताब लिखी? आप एथनिक पंजाबी, आप किताब लिख रही हैं सिंधी नेशनलिज्म पे, क्या ये खुला ताज़ाद नहीं? जी, और वो ये सवाल मुझसे जब मैं थोड़ा सा आगे से जाकर शुरू करती हूँ कि ये जब PhD का वाइवा हुआ, बिकॉज दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ माई PhD डिजर्टेशन। माई PhD डिजर्टेशन वॉज ऑन एथनिक नेशनलिज्म, पार्टी पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान। उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस में PhD है और पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है लम्स में। आई डोंट थिंक मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया था। जी, और उसमें ये कि पाकिस्तान का जो एथनिक प्रॉब्लमेटिक है ये मुझे फैसिनेट करता था। आफ्टर ऑल वी ऑल ग्रो अप थिंकिंग कि हमारी नेबरिंग स्टेट्स हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारा सबसे बड़ा मसला है। लेकिन पाकिस्तान का जो एक ब्रेकअप था वो 1971, yes there was an external dimension, लेकिन पाकिस्तान somehow has not resolved its ethnic contestation। ये चीज़ मुझे फैसिनेट करती थी। तो इसी इरादे से जब मैं PhD करने गई, and then my supervisor also suggested, I was working with Christophe Jeffrelo, फिर हमने डिसाइड किया कि सिंधी, हाँ है उनकी। जी बिल्कुल, इंडिया पे भी उनकी किताब है। इंडिया पर तो बहुत ज़्यादा, हाँ, हिंदू नेशनलिज्म पर तो वो कुछ कैनोनिकल टेक्स्ट्स बन गई हैं वो किताबें, और पाकिस्तान पर भी बिल्कुल है, पाकिस्तान पैराडॉक्स है कुछ। वो लॉरेन गेयर जब आए थे हमारी पॉडकास्ट पे तो हमने थोड़ा बहुत वो डिस्कस कर लिया था उनका काम। उसके बाद इंडिया में बड़े लोग नाराज़ हो गए थे उनके काम से। जी, क्योंकि उनका भी इंडियन मुस्लिम्स पे है, और वो जो दिखाते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स की जो मार्जिनलाइजेशन है वो इट्स नॉट वेरी एक्सेप्टेबल इन इंडिया नाउ। बट देन एकेडमिक्स आर नॉट राइटिंग फॉर एक्सेप्टेबिलिटी, शुड नॉट बी राइटिंग फॉर एक्सेप्टेबिलिटी। तो मुझे ये फैसिनेट करता था, और उस वक्त हमने, यानी आई सैट डाउन विद द सुपरवाइज़र एंड आई थॉट कि एक तो ये बात है कि PhD हैज़ टू बी मोर देन जस्ट अ ग्लोरीफाइड लिटरेचर रिव्यू। आपने सिर्फ लिटरेचर रिव्यू नहीं करना, आपने फील्ड में जाना है, आपने लोगों से मिलना है। बिकॉज मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करती हूँ, और यही जो हम अभी स्टार्ट में बात कर रहे थे कि मेरा मास्टर्स US से था, तो US में अब पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा इट्स ऑलमोस्ट लाइक इकोनॉमिक्स, बहुत ज़्यादा नंबर क्रंचिंग है, विच इज़ नॉट माई थिंग। तो मैं इसको इसीलिए क्वालिटेटिव काम फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वो वाली अप्रोचेज़ यूज़ करके, तो दिस इज़ व्हाट आई वाज डूइंग। और हमने ये देखा कि मुहाजिर एथनिसिटी पर काफ़ी बुक्स आई हैं, कराची पर भी अब आने लगी हैं, फिर ऑस्कर विरकाइक, बहुत से, निकोला खान, बहुत सी किताबें आई हैं। अब सिंधी नेशनलिज्म हैज़ बीन अराउंड सिंस बिगिनिंग, लेकिन ये एक तरह का लो बर्नर है। इसमें उस तरह की वो एक पीक नहीं आई जिस तरह की बलोच इंसर्जेंसी मूवमेंट में आई, कि वो एक सेपरेटिज्म का एलिमेंट आया। यहाँ पर भी सेपरेटिज्म का एलिमेंट था, सिंधु देश था, लेकिन इसमें वायलेंस की, बिल्कुल वो वाली मास वायलेंस नहीं है। इसी तरह से जब MQM
जो वो कराची एंड हैदराबाद वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज सिटीज़ ऑन फायर, और ड्यूरिंग द 1980s एंड 90s का वो एथनिक का एक वायलेंस का बहुत एलिमेंट है। तो इसमें उस तरह की पीक नहीं है, उस तरह की न्यूज़ मेकिंग नहीं। एट द सेम टाइम ये स्लो पेस पे इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग एथनिक मूवमेंट्स इन पाकिस्तान। एक कौम परस्ती की सियासत है, उसके एक बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, वो सम ऑफ दोज इश्यूज़ रिमेन अनरिजॉल्व्ड टू डेट। तो उस वक्त मैंने सिंधी एंड देन द न्यू इमर्जिंग, सो वी ऑलवेज सेड द न्यूली इमर्जिंग मूवमेंट ऑफ सराइकी मूवमेंट इन पाकिस्तान, उस पर भी काम किया था। वो भी हम इसलिए कहते हैं कि पंजाब इज़ द सिटाडेल और पंजाब से बाहर सब मूवमेंट्स हैं, लेकिन अब पंजाब की साउथ और वेस्ट में भी एक मूवमेंट है जो अपना प्रोविंस मांगती है, सराइकी मूवमेंट। एंड देन सिंधी एक तरह से वॉज द लार्जर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड I said it in my PhD viva also कि it's like if you only live in Lahore, Karachi and Islamabad, you don't understand Pakistan. You need to step out of them. आपको बाहर निकलें तो आपको रियासत नज़र आती है, आपको सिटीज़नशिप नज़र आती है, आप लोगों से बात करें तो आपको पता चलता है कि एवरीडे गवर्नेंस क्या है, एवरीडे नेशनलिज्म क्या है। तो दिस वाज आल्सो लाइक इवन पर्सनली इट वाज अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी फॉर मी। आपको सिंधी आती थी? थोड़ी सी आती थी, लेकिन फिर उसके लिए उसको कवर करने के लिए आई ऑलवेज हैड हेल्प। कॉलीग्स थे, कुछ लम्स के कॉलीग्स थे जिसकी मदद से हमने प्राइमरी टेक्स्ट भी पढ़े, बिकॉज दैट वाज ओरिजिनल रिसर्च। Isn't that a huge problem? Because अगर लेट्स से बाहर आप लैटिन में पीएचडी करना चाहें तो वो तो शायद आपको करने ही ना देंगे, आपको ज़बान नहीं आती। तो ज़्यादा मसला ये होना चाहिए था कि वो कहते पेरिस में कि फ्रेंच में थीसिस लिखो, फिर तो मैं अभी तक वो थीसिस ही लिख रही होती। उन्होंने इंग्लिश में लिखने दिया, तो वो तो पहला ओरिजिनल मसला तो वहाँ था। बट इफ़ यू आर स्टडीइंग हिंदी बट यू स्टिल रिलाइंग ऑन अ ट्रांसलेटर फॉर द प्राइमरी टेक्स्ट, थोड़ी सी पिक की, लेकिन इट नेवर गॉट अराउंड टू इट। लेकिन यू आर डेफिनेटली राइट कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप खुद से पढ़ें उन टेक्स्ट को, डेफिनेटली। हाँ, देयर इज़ नो, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है या इसका कोई पैरेलल नहीं है। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। यू आर ऑलवेज रिलाइंग ऑन समबडीज एनालिसिस ऑफ द प्राइमरी टेक्स्ट। दूसरा ये था कि जो बहुत सी चीज़ें थी और जो बहुत से मसलन के नॉन, मतलब जैसे जीएम सैयद की राइटिंग्स थी, इब्राहिम जोयो की राइटिंग्स थी, शेख अयाज़ की, तो वो हैदराबाद में मसलन चाहे वो अयाज़ मेलों के साथ हैदराबाद, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बिकॉज दे वांटेड द मैसेज आउट, तो वो चीज़ें उर्दू में भी ट्रांसलेट हुई और वो उर्दू में भी लिखी गई। तो मैं जब जाती थी तो अपने साथ एक सूटकेस भर के किताबों का ले आती थी, बिकॉज मैं उसको नैरेटिव को समझना चाहती थी, वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम, इसमें की इश्यूज़ क्या हैं। तो कुछ वो उस तरीके से भी जो था कुछ कॉम्पनसेट हुआ। कुछ जैसे मुझे थीसिस वगैरह मिले, फिर एमफिल्स और पीएचडीज़ वगैरह हुई हैं जो कि फिर इंग्लिश में भी हुई हैं। ओरिजिनल काम यंग सिंधी रिसर्चर्स ने किया है, दैट ऑल्सो हेल्प्ड। तो कुछ एस्पेक्ट्स थी जिसके ऊपर मुझे लगता था कि फ्रॉम एन एडवोकेसी से ज़्यादा एकेडमिक कुछ काम नहीं, तो लोकल एकेडमिक्स ने काम किया था, डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी काम था। तो ऑल ऑफ दैट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। इसमें इशू नहीं होता अगर आप एक कल्चर का हिस्सा नहीं हैं, आप उसकी राइटिंग्स पढ़ रही हैं, तो उसमें कोई कल्चरल अगर वो रेफरेंस कर रहे हैं, अगर फॉर इंस्टेंस पैलेस्टाइन इसराइल में आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जब पैलेस्टाइन कुछ कहता है व्हाट एन ऑलिव ट्री माइट मीन टू ऑल ऑफ देम, अनलेस आप जाके पढ़ें समझें, आपको वो नहीं उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, तो इट्स सो मच लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इफ वन इज ओनली रिलाइंग ऑन ट्रांसलेशन। आई थिंक यू मिस आउट ऑन द, हैज टू बी इन द फील्ड। आपको खुद वहाँ जाना है, अपने आप को इमर्स करना है फील्ड के अंदर, ताकि आपको उस लिव्ड एक्सपीरियंस को देखना है। सो टेक्स्ट इज़ वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूज़ आर अदर्स, फोकस ग्रुप्स, डिस्कशंस किए, एथनोग्राफी की मैंने। फिर तो लाइक जो 4th चैप्टर है ऑफ माई बुक, जो कि एंड आई डिसाइडेड कि आई एम नॉट जस्ट लुकिंग एट पार्टी पॉलिटिक्स, आई एम नॉट जस्ट लुकिंग एट मैक्रो पिक्चर, मैं इसको माइक्रो लेवल पे एवरीडे लाइफ में, अवे फ्रॉम वो जो पीक आती है इलेक्शन की आती है या किसी मैस मूवमेंट की आती है या सेंसस के ऊपर मोबिलाइजेशन हो रही है। लेकिन जब मैं मतलब फील्ड वर्क किया, उसमें मुझे एहसास हुआ कि कंपेयर टू व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस्ड इन लाहौर एंड इस्लामाबाद, क्योंकि मैं ख़ुद इस्लामाबाद से हूँ, नाउ आई एम बेस्ड इन लाहौर,
जो आपको एक वो नेशनलिस्ट रिफ्लेक्शन एवरीडे लाइफ में नज़र आता था वो आपको यहाँ पर लाहौर में नज़र नहीं आता. इट फैसिनेटेड मी. एंड हैदराबाद में फिरते हुए कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद, एवरीथिंग हैड अ मीनिंग. तो वो फिर आई बिकेम इंटरेस्टेड कि नहीं, स्टार्ट में आई डिड नॉट थिंक अबाउट माइक्रो लेवल बिकॉज दैट्स मोर एंथ्रोपोलॉजिकल इन अप्रोच, लेकिन आई वेंट टू इट इमीडिएटली क्योंकि वो एक एवरीडे नेशनलिज्म भी थी जो मैं देखना. आई डू वांट टू आस्क इसका मतलब क्या है, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं शायद वो तफरीक ना कर सकें, बिकॉज नेशनलिज्म से हमें डर इसलिए लगता है कि उसको सेपरेटिज्म से जोड़ दिया जाता है, वो इंसर्जेंसी बन जाती है. लेकिन अगर हम लाहौर रेजोल्यूशन भी देखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इवन द आइडिया कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ नेशंस इज़ फाइन, एक नेशन स्टेट और एक उसमें फ़र्क होना चाहिए. तो आप जिस तरह नेशनलिज्म को इस्तेमाल कर रही हैं वो, बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स, आई थिंक वुड बी गुड क्लैरिफिकेशन फॉर द ऑडियंस. तो मैं पाकिस्तान में मतलब एथनिक नेशनलिज्म को देख रही हूँ. तो जो पाकिस्तान की एथनिसिटीज़ हैं, नेशंस हैं, नॉट नेसेसरीली सेपरेटिस्ट. नहीं, आई मीन इट कैन बी हर मूवमेंट के अंदर भी सेपरेटिस्ट ट्रेंड भी आ सकता है. जैसे बलोच मूवमेंट के अंदर आपके पास पार्टीज़ भी हैं. BNP आजकल बहुत मतलब एक्टिव है, डॉक्टर अब्दुल मालिक की नेशनल पार्टी है, लेकिन आपके पास वो सेपरेटिस्ट वगैरह भी हैं. इसी तरह सिंधी के अंदर भी अभी सिंध यूनाइटेड पार्टी हैं, अवामी तहरीक है, डॉक्टर कादिर मक्सी की पार्टी है, लेकिन साथ में जसकम जसमम भी हैं. तो मतलब वो वाली कि वो किस एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, क्या ये ऑटोनमिस्ट हैं, ऑटोनमी मांगने वाले हैं, खुद मुख्तारी वाले हैं, या बिल्कुल आज़ादी वाले हैं. लेकिन बेसिकली मुझे जो फैसिनेट कर रहा था, एंड अगेन यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम 71, और जो पाकिस्तान का पहला जो एक सवाल जो उठा था वो यही था कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या होगी. और वो उसके बाद सारी जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बंगाली एथनिसिटी, वो मूवमेंट, फिर अवामी लीग, इवेंचुअली 71. तो ये एक लॉन्ग रनिंग फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान के अंदर, और इस पर एकेडमिक्स ने लिखा है जिसमें पाकिस्तान को पंजाबिस्तान भी कहा है. तो ऑल्सो के बीइंग अ पंजाबी, इट्स ऑलवेज गुड टू स्टेप आउट ऑफ दैट आइडेंटिटी, इंटरसेक्शनैलिटी, और उससे बाहर निकल के ज़रा देखें कि दूसरी कम्युनिटीज़ क्या कह रही हैं, कि यहाँ क्या हो रहा है. हर हफ्ते तो मैं कैंसिल होता हूँ. एक हफ्ते में इस वजह से भी कैंसिल हुआ था कि मैंने बोल दिया था कि 1971 में जो हुआ उसके रूट्स हैं ऑन द लैंग्वेज मूवमेंट, which is factually correct, which you can trace, which you can see all the protests. उसमें चीज़ें ऐड होती गई, लेकिन वो ओरिजिनल सिन जो था वो तो वही था. सारी रेजिस्टेंस लैंग्वेज मूवमेंट से शुरू हुई, जो शुरू की सारी प्रोटेस्ट हुई कलेक्टिव वो वहाँ से हुआ. बिल्कुल. अब बट मोस्ट पीपल डोंट रीड, सो उनको जो डॉगमा पढ़ाया गया है बिल्कुल एग्जैक्टली. तो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, कितना ज़रूरी था लैंग्वेज मूवमेंट इन व्हाट इवेंचुअली क्रिस्टलाइज्ड इनटू द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल लैंग्वेज इज़ एसेंशियली, और जो ज़बान का मसला है और या कल्चरल राइट्स जो हैं, तो हमें बाज़ दफ़ा लगता है कि ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इवन लैंग्वेज आपका एक इकोनॉमिक इशू भी बन जाता है. अगर आपकी ज़बान को रिकग्निशन स्टेट की तरफ से नहीं मिलेगी, एवरीवन, अब शायद चेंज हो गया है कि सब इंग्लिश की तरफ चल पड़े हैं, लेकिन ये है कि अपनी मदर टंग में सब अपने बच्चों को प्रोफिशेंसी दिलवाना चाहते हैं, लैंग्वेज दिलवाना चाहते हैं. और इसकी हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं. जैसे श्रीलंका में नई स्टेट बनती है एंड देन 1954 दे डिक्लेयर कि तामिल विल नॉट बी ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली सिन्हालीज. वहाँ से आप देखें कि कहाँ तक, टिल द किलिंग फील्ड्स ऑफ जाफना, हम 2009-10 तक आते हैं. एंड हु नोज़, maybe there will be another, because this was a very violent end to Tamil movement. तो सारी जगहों पर, यूरोप में भी हुआ है, मिडल ईस्ट में, कर्डिश मूवमेंट में भी है, टर्की में, कि लैंग्वेज इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आइडेंटिटी. इट्स ऑल्सो नॉट जस्ट अ कल्चरल क्वेश्चन, अ क्वेश्चन कि यू एंड आई स्पीक द सेम लैंग्वेज. तो क्लिफर्ड गियर्ड्स ने कहा था दैट फेलो फीलिंग बिटवीन पीपल कि वी आर पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी, हम एक कौम का हिस्सा है. मगर ये एक इकोनॉमिक सवाल भी बन जाता है, क्योंकि हमारी एम्प्लॉयमेंट, स्टेट तक एक्सेस, वो सब चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं. तो लैंग्वेज वाज वेरी इंपॉर्टेंट विद इन इट. फिर उसके साथ इकोनॉमिक डेप्रिवेशन और वो सब चीज़ें मिल गई थी. अगर आप बोलते हैं आपको फेलो फीलिंग आ जाएगी, पर अगर आप दूसरे को डंडे मार के बोला अब तू बोल, ताकि ये फेलो फीलिंग तेरे अंदर डालेंगे, तो वो नहीं आ सकती, वो अनफेलो फीलिंग होगी. एंड आई थिंक इट्स सुपर क्लियर इन बंगाल केस कि कायद-ए-आज़म ने जाके भी बोल दिया कि होगी. मे बी हम पाकिस्तान के केस में उसको इतना सीरियसली नहीं लेते. समबडी हुज़ गॉन अक्रॉस. मैंने भी पाकिस्तान में अच्छा खासा ट्रैवल किया. आज भी आप अर्बन सेंटर से बाहर चले जाएँ, बिल्कुल, तो लोग उर्दू नहीं बोलते. सो टू इमेजिन कि 1947 में लिंग्वा फ्रैंका थी, सब बोल रहे थे, और उस वक्त सिर्फ 9%. सो मैंने 1951 के सेंसस की फिगर्स देखी, ओनली 9% ऑफ द पाकिस्तानीज वर उर्दू स्पीकर्स. ये कहीं से मेजॉरिटी की ज़बान नहीं थी. इट्स वेरी ईजी नाउ ऑफ कोर्स सो मैनी ईयर्स लेटर फॉर मी टू से दैट, लेकिन
उस वक्त अगर हम नेशन बनाने की, एक होमो पाकिस्तानस बनाने की कोशिश कर रहे थे, वन पाकिस्तानी मैन, वन पाकिस्तानी नेशन, उसके अंदर तो फिर ऐसी लैंग्वेज होती जिसको मेजॉरिटी बोल भी तो सकते ना। तो वो कहा गया, ऑफिशियल नैरेटिव यही था कि ये वो ज़बान है जो सबको जोड़ेगी, बट इट वाज अ वेरी माइनॉरिटी लैंग्वेज इन द सेंस कि इसके बोलने वाले ज़्यादा तो अक्रॉस द बॉर्डर थे। हमें भी इल्ज़ाम लगते हैं कि हम पाकिस्तान को होमो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, बट इस तरह है नहीं। इसमें जो 9% वाला है, मैंने भी बहुत दफ़ा उसका जिक्र किया है, उसका जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आता है कि 9% की प्राइमरी ज़बान उर्दू थी, लेकिन समझते थे बाकी लोग। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट आर्ग्यूमेंट? आई माइट नॉट फुली एग्री विद इट, बट देन अगेन वो तो एक चीज़ है ना। फिर उसके बाद जैसे इंडिया में हुआ कि लैंग्वेज के ऊपर मोबिलाइजेशन हुई, राइटिंग हुई, तो बाय 1956 उन्होंने हर स्टेट में, यानी हर प्रोविंस में 3 लैंग्वेज फार्मूला लगा दिया। मतलब ये कि ठीक है, स्टेट की ज़बान भी रहेगी, बट यू ऑल्सो हैव अ चॉइस कि आप अपनी मदर टंग को भी यूज़ कर लें। मतलब म्यूचुअल, द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि विलिंगनेस और द लैक ऑफ इट, कि एक म्यूचुअल अकोमोडेशन की जाए, मेजॉरिटी की भी माइनॉरिटी की भी। वहाँ से इट डजंट मीन कि इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और अब तो वो कहीं से कहीं पहुँच गई हैं। लेकिन इस सवाल के ऊपर, लैंग्वेज पर और नेशनैलिटी या एथनिसिटी पर, उसमें हम उससे आगे नहीं निकले। बाय द टाइम वी एक्सेप्टेड बंगाली एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, परहैप्स इट वाज टू लेट। हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स नीट कॉजालिटी नहीं होती, बट अगर सिर्फ एक फैक्टर देख रहे हैं हम, तो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टीपल लैंग्वेज को रिकग्नाइज करते हैं। इंडिया हैज स्टेड टुगेदर, हमने फोर्स करने की कोशिश की एंड वी ब्रोक अपार्ट। आई मीन आई एम श्योर देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अगर आप देखें। हम आपने बीच में जो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट की थी, वो अंग्रेज़ी में तो हमें बहुत कॉमन हो जाता है ना, कि अगर आप कनौली में वेटर का मजाक उड़ा रहे हैं कि उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, इट्स वेरी इजी टू सी, बिकॉज मोस्ट ऑफ मिडिल क्लास सीज दैट एज अ प्रॉब्लम, राइट, कि द लैक ऑफ एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। मैं खुद अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, उर्दू बोलना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग समझें। उसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ रिस्ट्रिक्ट होती हैं। लेकिन क्योंकि वो तबका जिसके लिए उर्दू शायद वो अहमियत रखता है जो कई मिडिल क्लास के लिए इंग्लिश रखता है, वो रिप्रेजेंटेड नहीं है सोशल मीडिया में। वो आके ये नहीं बोल सकता कि यार मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती। दैट कॉन्वर्जेसन इज़ नॉट वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, कि ये 2 लेयर्ड डिवीज़न नहीं है, 3 लेयर्ड डिवीज़न है। उर्दू अगर आपको आती हो अपनी मदर टंग के साथ, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, और फिर इंग्लिश आती हो तो और खुल जाती हैं। तो एज समबडी हुज ट्रैवल्ड थ्रू सिंध, इज़ दैट सम फीडबैक यू गॉट फ्रॉम पीपल एज वेल? वो भी है, मगर मुझे उसको एक तरह और आगे लेके जाऊं कि मुझे ये दोनों साइड से, सो आई मेट दिस, जैसे लिंग्विस्टिक्स के एक प्रोफेसर थे मसलन सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में, उन्होंने ये कहा। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ के एक प्रोफेसर थे जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, बिकॉज मेरे साथ में पैरेलल काम था ऑन सराइकी मूवमेंट। तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये उस इंटेलिजेंशिया का भी गढ़ थी जिसमें ये एक अवेकनिंग थी, नेशनलिस्ट अवेकनिंग थी, एक आइडेंटिटी की अवेकनिंग थी, जो कि बाद में एक पॉलिटिकल डिमांड की बेसिस बनती है। दोनों जगह पर मुझे कहा गया कि इंग्लिश इज़ बिकमिंग द किलर लैंग्वेज। अब जो ज़माना आ गया, तो जब मैं उनसे ये उर्दू के हवाले से या सराइकी की रिकग्निशन जो कि 1981 में होती है उस पर बात करती थी, तो वो उसमें कहते थे कि अब तो हमें लगता है कि एक जनरेशन के बाद हमारी अपनी ही, यानी जो फैमिलीज़ हैं, वो बच्चों को कि सिर्फ इंग्लिश सिखानी है क्योंकि सिर्फ इंग्लिश में जॉब मिलनी है। तो अब तो स्टेट भी नहीं, ये ऐसी ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म ने ज़बान ख़त्म कर देनी है, अब इंग्लिश किलर लैंग्वेज बन रही है। एंड दिस इज़ ऑल्सो, आई थिंक, ये नज़र आता है अब हमें। आई डोंट थिंक लाहौर की जो अभी यूथ LGS में है, आर दे स्पीकिंग पंजाबी एज मच? अब ये मैं कंप्लीट गैस कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा भी ख्याल और तासुर तो यही है, या बहुत ही बेसिक किस्म की अंडरस्टैंडिंग होगी, बिल्कुल ही बेसिक किस्म की। वो फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा है लम्स में कि बाज़ दफ़ा वो फाउंडेशनल उर्दू ले रहे होते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि विच इज़ अ गुड थिंग कि किसी टाइम पर तो आकर सीखी। लेकिन इंग्लिश जो है वो किलर लैंग्वेज बन भी रही है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, आप उस एम्प्लॉयमेंट के लिए आप प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं, कम्पीट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंसी चाहते हैं, उस चक्कर में भी फिर ज़बानें जो है ना वो सफ़र कर रही हैं। शायद आपकी फील्ड ना हो, लेकिन हम क्योंकि डिस्कस कर ही रहे हैं, क्या पंजाबियों को इतना शौक़ था कि अपनी ज़बान छोड़कर उन्होंने बोला नहीं अब हम सब उर्दू बोलेंगे, अब हम? इसका बड़ा मुश्किल जवाब है। तो अभी इस वक्त मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, बट बात फेयर है कि ये हुआ, ये है, लेकिन उसका ये कि तो इस वक्त मैं एग्जैक्टली यही
इन दिनों में एक प्रोजेक्ट है टू लुक एट कि नेशन स्टेट्स मल्टीलिंगुअलिज्म को कैसे अकोमोडेट करती हैं. तो ये इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इट्स अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका को और साउथ एशिया को स्टडी कर रहे हैं. हर जगह पर केस आफ्टर केस यही वाला प्रॉब्लम है. नेशन स्टेट सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, एथनिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. स्टेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए हैं, ऑफिशियल पॉलिसीज़ बनाई हैं. जिसके पास पावर है उसके हिसाब से पॉलिसी बनती है. फिर उसमें वो है जो उस पॉलिसी के फ्रेमवर्क से बाहर रह जाता है, वो फिर अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है, मोबिलाइज करता है. प्रिंट कैपिटलिज्म बेनेडिक्ट एंडरसन के अल्फाज में. तो मतलब ये एक तो वैसे ये पूरे ग्लोबल साउथ का प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से हम अकेले नहीं हैं. एंड व्हाट डिड यू वे आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? पंजाबी क्यों इतने शौकिया? उसमें ये हुआ है कि आई थिंक इसमें कुछ कॉलोनियल पीरियड के ज़माने से भी था. तो फारीना मीर का इसके ऊपर बहुत काम है, जिन्होंने जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए पढ़ा. तो उसमें भी यही था कि जब ब्रिटिश आए 1849 ऑनवर्ड्स, तो उन्होंने ये पॉलिसी लगाई कि वरना पर्शियन थी ऑफिशियल लैंग्वेज, कि वो कोर्ट की लैंग्वेज थी. उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, लिहाजा अपनी ज़बान में काम करना है. दूसरा जो रूलर है, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे, उसका और लोकल पॉपुलेशन का जो है आपस में लिंकेज ज़्यादा होना है. एक्सेप्ट पंजाब जहाँ पे उर्दू लगाई गई और उर्दू ऑप्ट की गई. तो वो क्वेश्चन वही कि बाकी सिंध में भी, सिंधी में प्रिंट कैपिटलिज्म, एजुकेशन सब कुछ डेवलप हो गया, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ. पंजाब में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक जो सेंचुरी थी बिफोर इंडिपेंडेंस 1947, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बानें बन गई थी लोकल लेवल पे, वहाँ पंजाब में ब्रिटिश पर वेरी, क्योंकि ये सिखों की ज़बान ज़्यादा समझी जा रही थी और सिख वर नॉट फुली इन कंट्रोल. तो उनको लगा कि ये मतलब आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस उसकी तरफ, अभी रंजीत सिंह को बाहर निकाला था और ख़ुद जो थे लॉरेंस ब्रदर्स आके पंजाब में बैठ गए थे, तो वो थोड़े उससे भी वेरी थे. और मुस्लिम्स विद द लिंकेज टू द कोर्ट, तो उर्दू को ज़्यादा अडॉप्ट किया था. वहाँ से हम ऐसे चले हैं कि अब थोड़ी सी मुश्ताक सूफ़ी और इस तरह की वो एक सारा काज़मी वगैरह, ये लोग अब इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज बड़ी लेट अवेकनिंग है ज़बान के बारे में. आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट फैक्टर कि हमें अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना था. सिख और ये एक आइडिया ब्रिटिशर्स ने खुद ही फैलाया था कि मुस्लिम लैंग्वेज ज़बानों की कौन सा मज़हब होता है, मोहम्मद विल स्पीक उर्दू. तो वो पंजाब ने बोला अच्छा हम सिख तो नहीं है, हम उर्दू बोलेंगे. इधर ये दोनों तरफ लड़ते रहते हैं. हमारी स्क्रिप्ट पहले थी, गुरमुखी पहले थी, या दीवानगी पहले थी. आपकी कोई राय है इस बारे में? नॉट टू दैट एक्सटेंट. लेकिन दूसरी बात अगेन, जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ज़बान का मसला सिर्फ ज़बान का मसला नहीं होता. तो जब मैं अपनी ये रिसर्च कर रही थी, तो एक बहुत बड़ी बॉडी ऑफ रिसर्च है जो नेशनलिज्म पे रिसर्च है. पूरी 20th सेंचुरी में इतनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स निकली हैं. वहाँ पर जो है मतलब मुझे ये लगा कि यानी ये जो हमारे कल्चरल इश्यूज़ होते हैं, मसलन हिजाब लेना है कि नहीं लेना, फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा ये डिबेट कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, कौन सी ज़बान बोलनी है. लेकिन उसमें ये भी इशू है कि ये एक्चुअली मुझे लगा कि नेशनलिज्म के हवाले से ये एक कैरियर भी होती हैं. इट्स ऑल्सो अ सिंबल ऑफ समथिंग एल्स. आपकी पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, आपकी इकोनॉमिक डेप्रीवेशन है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग कि पंजाब में क्लास इनक्वालिटी है, लेकिन पंजाबी स्टेट से नहीं कटे हुए. तो इफ़ अगर इयन टॉलबोट लिख रहे हैं कि पाकिस्तान और पंजाबिस्तान, तो मतलब उसमें थोड़ी सी हकीकत है, बिकॉज दे आर डिफाइनिंग कि स्टेट के जो की इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पंजाबी प्रेजेंस है. तो आपके पास वो डेप्रीवेशन नहीं है. ये आपका वो कार्ड भी है ना जो कि आगे चलता है, जिसके ज़रिए आपकी लार्जर पॉलिटिक्स जो है रिवॉल्व करती है. वो वाले इश्यूज़ के हिसाब से पंजाब हैज़ बीन प्रिविलेज्ड. इसमें पंजाब की चलें आइडेंटिटी कंफ्यूज हो गई, स्प्लिट हो गई. अगर हम सिंध पे आ जाएं, जो बुक है जिस पे हमने आज पॉडकास्ट करनी है, पाकिस्तान ने तो बड़े डिलिबरेटली सप्रेस करके बोला आज से आप सिंधी बलोच कुछ भी नहीं है, आज से आप पाकिस्तानी हैं. तो वो एक आइडिया लोगों के जहन में बस गया है कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी, हम तो कुछ थे ही नहीं, क्योंकि हम जो थे वो आपने डिलीट कर दिया ना. हमने बोला 1947 में ज़ीरो या डिलीट करने की कोशिश की, आइदर वे. लेकिन सिंध की जो आइडेंटिटी है दैट हैज़ existed for centuries and it's a identity that's almost given identity to the entire region, because ये इंडस, सिंधु, हिंदू, इंडिया सब कुछ आता है. की आपके पास वो रूइंस हैं जो कि आप बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है.
और ये मुझे कॉन्स्टेंटली फील्ड वर्क में सुनने को भी मिलती थी कि पाकिस्तान तो 1947 में बना था, बट वी हैव बीन अराउंड फार लॉन्गर, एंड विच इज़ प्रूवन एंथ्रोपोलॉजिकली। किसका कोट है? बादशाह खान का कोट है, किसी का कोट है ना कि मैं आई हैव बीन पाकिस्तानी फॉर 20-30 इयर्स, बट ये भी बिल्कुल है। और ये मतलब कितनी सेंचुरीज। इट वाज वेरी पॉपुलर नेशनलिस्ट, जो कि कुछ जैसे स्टडी सर्कल्स होते थे, मैं उनमें जाके बैठती थी, मैं समझना चाहती थी कि वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, तो उसमें ये बात बार बार जो थी रिपीट की जाती थी, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। आपका क्या टेक है कि ये एविडेंशियली ट्रू है कि जो सिंधी आइडेंटिटी है, दैट जेन्युइनली लाइक पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड देमसेल्व्स एज सिंधीज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग व्हाइल? अच्छा, उसमें मैं जो है वो एकेडमिक साइड से जब आती हूँ, तो जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स नेशनलिज्म की रिसर्च में है, जिनसे मैं सब्सक्राइब करती हूँ, जो मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग लगे हैं, उनके हिसाब से नेशनलिज्म इज़ अ मॉडर्न फिनोमेनन। ये बहुत पुराना नहीं है, ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुआ है। आपके पास लिटरेसी आई है, बेनेडिक्ट एंडरसन लिखते थे कि प्रिंट कैपिटलिज्म आया, तो उनकी एक स्टडी थी कि इंडोनेशिया विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1300 आइलैंड्स, वहाँ पर जब न्यूज़पेपर फैला, पीपल वर रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर, देन यू डेवलप दैट फेलो फीलिंग विद ईच अदर। तो वो वाली, तो ये इट्स अ रिलेटिवली, यानी हिस्ट्री बहुत लंबी है, द लॉन्ग ड्यूरे ऑफ हिस्ट्री बहुत लंबा है, लेकिन उसमें ये इट्स अ रीसेंट फिनोमेनन, उस हिसाब से इट्स अ मॉडर्न फिनोमेनन। यानी जब हमने अपने आप को एक नेशन के तौर पे इकट्ठे हुए, ऑर्गेनाइज हुए, एक पॉलिटिकल एजेंडा निकाला, तो जब अब इसमें जैसे मैंने अपनी बुक में भी कवर किया कि ब्रिटिश आते हैं और वो आकर सिंधी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, सिंधी बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये 1850s में है, और उसके बाद इसेंशली तकरीबन कोई अर्ली 20th सेंचुरी से आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ गई है कि मूवमेंट निकलती है कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करना है, तो वो उसकी सेपरेशन की मूवमेंट निकलती है पूरी कि ये एक डिस्टिंक्ट यूनिट है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, और बाय 1936 वगैरह तक वो हो भी जाता है। तो फॉर मी इट्स अ रिलेटिवली, अगेन कमिंग फ्रॉम अ स्कॉलरली साइड, ये थोड़ा रीसेंट फिनोमेनन है। द नेशन हैज़ बीन देयर, लेकिन नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस जो है वो रिलेटिवली रीसेंट है। आई थिंक कायदे के 14 पॉइंट जजेस ने भी रटे हैं, उसको याद होगा, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसमें जो आप डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रही हैं, और दैट डजंट नेगेट द फैक्ट कि किसी की अपनी जो भी रीजनल आइडेंटिटी है, इवन इफ दे आर नॉट फॉर्मिंग इट इन टर्म्स ऑफ द नेशन स्टेट, बट इवन अगर उनके लेट्स से कि हम रंजीत सिंह की किंगडम में रहते हैं और हम पंजाबी हैं, कोई एक आइडिया तो होगा ये हमारे बॉर्डर्स हैं, यहाँ हम रहते हैं, ये हम हैं, ये हम ज़बान बोलते हैं। तो वो जो अपनी आइडेंटिटी फॉर्मिंग के जो सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट ऑफ कि अब हम सबको मिलके एक नेशन स्टेट बनना चाहिए, यानी उसकी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन वो एक अलग चीज़ है। हाँ, और इवन एन इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन कि मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। हाँ, अच्छा, लेकिन उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि जैसे कम्युनिटीज़ अपने आप को डिफ़ाइन और रीडिफ़ाइन भी कर देती हैं ना। तो मसलन एक एकेडमिक हैं कंचन चंद्रा, तो उन्होंने इंडिया में एथनिसिटी और कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उन्हीं के एक पेपर में जो था, इसमें 51 का सेंसस आया, तो एग्जांपल आई कि 51 के सेंसस में मुहाजिर का कोई कॉलम ही नहीं था, बिकॉज वो आइडेंटिटी उस हिसाब से इट डजंट बिकम अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली जब भुट्टो पावर में आते हैं, सिंध के अंदर सिंधी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज लगाई जाती है, कोटा सिस्टम, अफर्मेटिव एक्शन आता है, नेशनलाइजेशन होती है। लियाकत खान से नहीं चल रहा, लेकिन ज़्यादा वो फुल री इन्फोर्समेंट 70s है। फिर नेशनलाइजेशन हुई इंडस्ट्रीज़ की, जिससे मुहाजिर मतलब एंटरप्रेन्योरल क्लास जो थी, बिजनेस क्लास जो थी, वो काफ़ी इफेक्ट। एंटरप्रेन्योरल थे ये लोग, जिन लोगों को आपने 22 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैंड ओवर की हुई थी, ये एंटरप्रेन्योर्स थे। इस पे आप बोलें नहीं, आप एंटरप्रेन्योर कहेंगे आप इनको? आई मीन बिजनेस में ये छाए हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं हम, एंटरप्रेन्योर तो नहीं दैट पार्ट आउट, एंटरप्रेन्योर तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये उससे बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुए नेशनलाइजेशन से। तो वो सारी चीज़ों की वजह से, यानी 51 से आते आते 81 तक 30 सालों में रीडेफिनेशन हो गई, क्योंकि उससे पहले अपने आप को पाकिस्तानी लिखते थे कॉलम में, उसके बाद मुहाजिर लिखने लगे, एक नई आइडेंटिटी के ये भी एक कंटेंडर है, ये भी एक ग्रुप है, इसको भी स्पॉइल्स का जो है ना कुछ शेयर चाहिए है, और वो सारी, यानी तो मैं उस हिसाब से एक एग्जांपल के मतलब
कम्युनिटीज़ अपने आप को रीडिफाइन भी कर देती हैं। इसमें बिफोर भुट्टो ऑल्सो 1971 a lot of the industrialists from West Pakistan owned industries in East Pakistan. बिल्कुल बिल्कुल, which they lost. हाँ, जो 71 का हुआ, जो वहाँ से वापस आए, बिल्कुल पूरी एक यानी एक बहुत बड़ा तबका था जो उससे बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुआ। बिल्कुल, people who also lived here हाँ, but owned हाँ, factories over there. उसके बाद ही नेशनलाइजेशन होगी तो like यार पहले ही आधी हो गई थी, अब वो भी चली गई है। हाँ. सिंस आपने मुहाजिर की बात कर ली, बिफोर कमिंग टू सिंधी पॉलिटिक्स, मुहाजिर आइडेंटिटी वाज आल्सो क्रिएटेड एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, राइट? APMSO को अगर हम देखते हैं कि आप अब एक ग्रुप कलेक्ट हो जाए, आप लोगों की क्योंकि कोई पॉलिटिकल राइट्स, ग्रीवेंसेस है 100%, मे बी इट डिडंट एग्जिस्ट एज एन आइडेंटिटी क्योंकि लोग, हाँ, अब ये मेरा अजम्पशन है, इसको प्लीज़ मुझे बताइए कि ये एविडेंस है या नहीं। Even the Muhajir identity consists of sub-identities which have been lost over the decades, or in terms of अगर आप गुजराती हैं, आप दिल्ली वाले हैं, which were a lot more prominent decades ago. अगर आप कहते हैं आज जो लोग उर्दू स्पीकिंग हैं वो मे बी उर्दू स्पीकिंग नहीं थे, वो गुजराती स्पीकिंग थे, बट दे अडॉप्टेड दैट उर्दू स्पीकिंग आइडेंटिटी। पॉलिटिकल एक आइडेंटिटी वो बन गई। यस, उर्दू स्पीकिंग हैज बिकम पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इवन अगर उनके दादा जान उर्दू स्पीकिंग नहीं थे, गुजराती स्पीकिंग थे। लेकिन वो मुहाजिर हैं जो वहाँ से आए थे, वो उस तरह से सिंधी नहीं है। हालांकि फिर मैं इंटरव्यूज़ में ये भी देखती थी कि मसलन MQM के यानी MPAs वगैरह या MNA वो कहते थे कि हम भी सिंधी हैं, हमारे बच्चे तो यहीं पैदा हुए थे। तो अगर सन्स ऑफ द सॉइल इज़ अ डेफिनेशन, तो वी आर जस्ट अ मोर रीसेंट सन ऑफ द सॉइल, बट वी आर एज मच ऑफ अ सन ऑफ अ सॉइल। एंड इनफैक्ट उस मामले में कि व्हेन इट केम टू न्यू वेव्स ऑफ माइग्रेशन, जैसे पश्तून्स की आबादी अर्बन सिंध में, ख़ास तौर पे कराची में बहुत बड़ी है, सराइकीज़ की लेट 90s ऑनवर्ड्स बहुत आए हैं जो न्यू एथनिक क्लेमेंट्स हैं। तो उस पर इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि सिंधीज़ एंड मुहाजिर्स हु वुड नॉट सी आई टू आई ऑन अदर थिंग्स, लेकिन इसके बारे में कि वी आर बोथ सन्स ऑफ द सॉइल, यहाँ तो अब नए क्लेमेंट्स आ रहे हैं। तो यस, जस्ट शोज यू कि ये एक इकोनॉमिक मसला है कि आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे लड़ने के पीछे इकोनॉमिक बिल्कुल माइग्रेंट्स को विलनाइज करते हैं। जिस तरह आज हमने बोले सारे अफगान रेफ्यूजीज़ को फेंक दो, हम ठीक हो जाएंगे एज एन इकॉनमी। तो कराची में भी वो कंटेस्टेशन है रादर देन लाइक सिविलाइजेशनल एथनिक बिल्कुल बैटल। आपके एवरीडे लाइफ के मसले हैं। और वो मैं मतलब अगेन यू नो ड्यूरिंग द फील्ड वर्क मुझे एहसास होता था, और वही वाली बात कि इन सम सेंस लाहौर, इस्लामाबाद, कराची एक बबल बन जाते हैं। अगरचे उनके अंदर भी वो कोई होमोजेनस नहीं है, उनके अंदर भी जो है वो मतलब क्लास की डिस्टिंक्शन है, हर किस्म का एरिया है। लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर स्टेट ने थोड़ा और कुछ तो डिलीवर कर दिया होता, मतलब यही तो स्टेट ने डिलीवर किया है। जो जिस तरह लैक ऑफ डिलीवरी, ब्रिटिश ने बोला यार सानू तंग ना करो, हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है, लड़ो। उसी तरह कराची का 60% कौन कंट्रोल करते हैं? उन्होंने बोला हाँ, यही नहीं पूछना, ये तुम लोग हो, ये तुम लोग हो, आपस में लड़ो, एक दूसरे के दुश्मन हो, मारो, और हम सेट हैं। सो बिल्कुल ऐसा ही है। एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली ये कहानी अक्रॉस पाकिस्तान की है कि मतलब मैं जब वो सराइकी एरिया में फील्ड वर्क कर रही थी तो वहाँ सुनने को मिलता था कि बिफ़ोर जो एक मुल्तान में एक बन गया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उससे पहले प्राइवेट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ थीं, लेकिन प्राइवेट हर एक की पहुंच में नहीं होती। अगर आप इकॉनमी देखें, लोगों के हालात देखें, तो लोग कहते थे कि मतलब हमें वो ऑल द वे टिल द एंड ऑफ द प्रोविंस, वहाँ से लेके मरीज़ को आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लाते हैं या मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा निश्तर हॉस्पिटल में लेके आते हैं, तो उतने में मरीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाता है। एंड इट वुड रियली अपसेट मी और सैडन मी कि मतलब हम हॉस्पिटल ही बना देते, हम अच्छे पानी साफ़ दे देते, अच्छी हवा दे देते, स्कूल बना देते, उसके बाद सोचते कि लोग इतने एग्रीव्ड क्यों हैं। वो भी नहीं किया ना हम, मीनिंग के स्टेट ने। हम इस सेगवे से वापस आए, अगर हम 14 पॉइंट्स पे थे, आज हम सिंध को देखते हैं नहीं डिलीवर किया, अनडिनाइबल है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने नहीं किया, मार्शल लॉज भी आ चुके हैं पिछले कुछ 15 साल से। PPP, आप जब सिंध में जाएँ आपको गुर्बत नज़र आती है। हाउ मच ऑफ इट कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट कि सिंध हमेशा से ब्रिटिश एम्पायर के पेरिफेरीज पे था, तो हिस्टोरिकली भी कोई इतनी सिंध में डेवलपमेंट हुई नहीं। इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा वाज सिंध डेवलप्ड? नो, राइट?
हुई भी, इवन दो, क्योंकि बॉम्बे से अगेन इसके ऊपर बिकॉज आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, सो उस हिसाब से ना मैंने उतनी इन डेप्थ नहीं इसको देखा था, सो आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। तो एक बात तो ये है कि मतलब जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स इनिशियली लिखा गया कि चार्ल्स नेपियर के ज़माने में एग्ज़ाम देना था, बॉम्बे जाते थे, बॉम्बे था। मुझे हमेशा जो चीज़ यानी परेशान करती है मतलब, या जिस पर अफसोस होता है कि 47 के बाद से, उसके बाद से स्टेट कुछ कर लेती ना। एक और चीज़ के लिए अभी आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन, इन बलूचिस्तान के हवाले से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जब देखते हैं, उसके बाद यानी फिर पूछना कि लोग खुश क्यों नहीं हैं। मतलब ये यानी 75 ईयर्स हो गई हैं ना, काम करने का वक्त तो मिला है। आप लाहौर से, इनफैक्ट लाहौर की प्रेफरीज पे चल जाएं, बच्चे पानी पी के मर जाएंगे, वो पानी ऐसा है। तो बिल्कुल यही स्टेट की डिलीवरी तो अनक्वेश्चनेबली, हाँ, तो वो बड़ी बड़ी कि भाई ये नेशनलिज्म है और इन्होंने जो है गलत किताबें पढ़ ली हैं और इन्होंने अपने माजी की गलत इंटरप्रिटेशन कर ली है। लेकिन शायद इसका हल इतना मुश्किल नहीं है। इसके अगर जो है ना बेसिक अकोमोडेशन मिली होती, बेसिक राइट्स मिले हुए होते, एक सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी मिला होता, वो जो आपने भी बात की कि आज से आप सिंधी, पठान, बलोची नहीं है, मगर वो ऑन और ऑफ का बटन नहीं होता ना, मतलब एक कंटिन्यूटी चली आ रही है। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप कोई ऐसा फार्मूला निकालें जिसमें सबको लगे कि हमारे लिए इसमें जगह है, और रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। अभी परसों सलमान राशिद आए हुए थे पॉडकास्ट पे, वो कह रहे थे हम किताबों में पढ़ाते हैं, पाकिस्तान का नाम पढ़ा, पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, अभी तो बंगाल कहाँ था? मतलब बताएं ना, अगर आप या तो वो वाला पेज हटा दिया या तो कुछ पाकिस्तान भी नाम रखते थे, कुछ तो करते थे। सिंधी नेशनलिज्म देन जिस तरह आप बाकी सब चीज़ें बता रही हैं, ग्रीवेंसेस में ही रूटेड होगा। तो ये कैसे, आप स्लो बर्नर तो उसको कह रही हैं, बट कहाँ से आप कहेंगे कि यार यहाँ से थोड़ा शुरू हुआ और इन वजूहात से हुआ? एक तरह से तो हम स्टार्ट से ही कहेंगे, क्योंकि जो आइकॉनिक लीडर्स हैं, और जीएम सैयद की नो डाउट लार्जर देन लाइफ फिगर थी, बिकॉज सो ही माइट नॉट, स्टेट कंसिडर्स अ ट्रेटर। यस यस, बादशाह खान द स्टेट कंसिडर्स ट्रेटर। एंड वैसे हमारे इंटेलेक्चुअल्स क्यों नहीं आए? क्योंकि सारे तो इंटेलेक्चुअल आपने गद्दार बना के डिलीट कर दिया हिस्ट्री से, या कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली यही है। और अगेन यानी ऑफिशियल नैरेटिव से जो कोई हटता है वो फिर प्रॉब्लम में या उसके ऊपर इस किस्म की लेबलिंग हो जाती है। और जीएम सैयद सिंध असम्बली पहली असम्बली थी जिसने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की। जीएम सैयद तो मुस्लिम लीग में थे। मेरे पंजाबी दोस्त मुझे ताने मारते हैं आज तक, हमने तो वोट ही नहीं दिया, तुमने वोट दिया था। जी जी, सिंध असम्बली ने वोट दिया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो वो फिर कितनी डिसइल्यूजनमेंट होगी। मुझे इब्राहिम जोयो अगेन, उनका एक बहुत वो आइकॉनिक सा टेक्स्ट था जो मुझे जगह जगह मिला और हर लैंग्वेज में मिला, उसकी इंग्लिश में भी कॉपी पड़ी होती थी, सेव सिंध सेव द कॉन्टिनेंट, जो उन्होंने आई थिंक मार्च 1947 में लिखा। तो अंदाज़ा करें कि पार्टीशन होने वाली है, बट सिंधीज़ आर रियलाइजिंग, या सिंधी इंटेलिजेंशिया इज़ रियलाइजिंग कि आगे क्या होने वाली है, ऑल इज़ नॉट गोइंग टू बी वेल। और उसी तरह से डेवलप हुआ, यानी स्ट्रेट अवे कराची इज़ बिकमिंग अ फेडरल कैपिटल। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं देना चाह रही है उसको साइड लाइन किया जा रहा है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की डिबेट्स हैं जिसमें हाशिम गजदर आर्ग्यू कर रहे हैं इवन, और इसी तरह से सिंध असम्बली, यानी लेकिन अप्रूवल ना मिलने के बावजूद जो है मतलब कराची फेडरल कैपिटल बन जाता है और सिंध का कैपिटल जो है वो शिफ्ट पैक ऑफ करके जो है हैदराबाद में भेज दिया जाता है। फिर जो सबसे बड़ा, जो शायद हमारी स्टेट की सबसे बड़ी फैंटेसी है अभी भी, मतलब देखा जाए तो 1 यूनिट। तो वो जो 1 यूनिट का डिज़ास्टर है, 1 यूनिट के बाद तो जो नहीं भी, जिनकी आइडेंटिटी नवाब ऑफ बहावलपुर की रियासत, जो कि शुरू में सबकी सैलरीज दे रहे थे, 1970 में देयर इज़ दिस एक्सप्लोसिव बहावलपुर नेशनलिज्म, और वो बहावलपुर सूबे की डिमांड निकलती है, उस पर शूटिंग हो जाती है अप्रैल 1970 में, और वो उसकी जो है ना एक हिस्टोरिकल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। तो मतलब ये 1 यूनिट जिसमें प्रोविंसेस की वो जो पेपर पर भी एग्जिस्टेंस थी वो भी ख़त्म कर दी गई। तो टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव, टेरिटोरियल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, वो वाली खुद मुख्तारी वो तो रहे ही नहीं। और उसका हमें पता है कि उसका रीज़न क्या था। उसका रीज़न
यही था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इक्वालिटी लानी है, बराबरी लानी है, क्योंकि अदरवाइज़ डेमोग्राफी के हिसाब से जाहिर है ईस्ट पाकिस्तान बड़ा था, दे शुड हैव बीन इन चार्ज, लेकिन वो नहीं थे इन चार्ज, तो हमने एक वो यूनिक फार्मूला निकाला, इनको मर्ज कर दिया। तो अब सिंध तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, फ्रॉम बिकमिंग अ प्रोविंस इन 1930s टू यहाँ आ गए और 1 यूनिट ने सब उसको ख़त्म कर दिया। तो दैट वाज अ डिज़ास्टर। अमेरिका में ओबामा के टाइम एक सरकास्टिक ट्रेंड चलता था, थैंक यू ओबामा। तो मैं अक्सर सोचता हूँ पाकिस्तान की, जब मैं तारीख पढ़ता हूँ, कि एक थैंक यू अयूब हमें चलाना चाहिए, क्योंकि सारे मसले वहाँ से कम शुरू हो गए थे। अक्सर बिल्कुल पहली उन्होंने की, जो हमारे सबसे बड़े हीरो हैं। बिल्कुल। I mean, दूसरी बात ये essentially we're living in Ayoub's Pakistan, we're not living in Jinnah's Pakistan। different modifications, एक साथ versions, सारा शेप तो अयूब ने किया है, जो सारा स्टेट का स्ट्रक्चर है और मसले मसाइल हैं, थैंक्स। और हम देखें कि हम अक्रॉस द बॉर्डर उस टाइम पर mid-50s में 3 लैंग्वेज फार्मूला आ रहा है कि अब तो बीजेपी जहाँ लेके जा रही है वहाँ लेके जा रही है, मतलब इसमें तो कोई, दिस इज़ कंप्लीट मेजॉरिटेरियन हेजेमनी जो कि बन रही है, डिस्पाइट फुलफिलिंग कि डेमोक्रेसी की बेसिक जो चेकलिस्ट होती है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, वो सब है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे यहाँ हम मतलब 1 यूनिट की तरफ चले गए। कम से कम उस ज़माने में कांग्रेस में इतनी सेंस थी कि उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आए, हमने तो वो हर हिसाब से कि मर्जर हो जाएगा। और वो मुझे अभी भी लगता है, बाय द वे, जो 18th अमेंडमेंट के बारे में भी डिस्कोर्स आता रहा है, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी, सिंधी नेशनलिस्ट भी और बाकी एथनिक पार्टीज़ भी बोलती रही हैं, तो उसमें तो मतलब बहुत, यानी लगता यही है कि हमारी अल्टीमेट फैंटेसी 1 यूनिट है, किसी तरह वो बना दें। हालांकि टर्न्ड आउट टू बी अ डिज़ास्टर फॉर पाकिस्तान। 18 नवंबर एंड में आना चाहता था, लेकिन आपने जिक्र कर लिया, आपका उस पर भी बहुत ज़्यादा काम है। वाई वॉज 18 अमेंडमेंट गुड, और वॉज इट गुड? इट वॉज़, आई थिंक इट वॉज़ गुड। और उसमें भी आपको दोनों तरह के पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ मिल जाते हैं। उसमें वो सेंट्रलिस्ट माइंडसेट वाले भी हैं जो कि मतलब कहते हैं कि नहीं, विफाक को मजबूत होना चाहिए, टू मच पावर हैज़ बीन गिवन टू द प्रोविंसेस, बहुत ज़्यादा मिल गई है, पैसा भी बहुत ज़्यादा मिल गया है। दूसरी तरफ वो हैं जो दूसरी एंड ऑफ द एक्सट्रीम के ऊपर हैं, जो कहते हैं कि भाई हमें तो इतना कुछ प्रॉमिस किया गया था, मिला कुछ भी नहीं है। और हम ये भी देख लें कि अभी हमारा NFC अवार्ड भी पेंडिंग है। आखिरी NFC अवार्ड जो था वो मुशर्रफ के ज़माने में 2-3 गवर्नमेंट्स गुजर गई हैं, एंड उसके अंदर भी यही बात है कि वी पुट इट एज़ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविंस का शेयर जो है वो कम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद से ये बात इनफ हैज़ बीन रिटन कि मतलब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इज़ परहैप्स नॉट हैप्पी कि वो इतना ज़्यादा जो आपका बजट है वो प्रोविंसेस को इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो हम उस हिसाब से, वो भी हैं जो कहते हैं इट वाज़ अ फॉल्स होप, ये तो वो सुबह ही नहीं थी जिसका वादा किया था। दूसरी एक्सट्रीम पे वो हैं। इट वाज़ वेरी गुड, आई थिंक। जो एक एकेडमिक रिसर्च में बात होती है ना कि एक ग्रैंड एथनिक बारगेन, ऑनेस्टली मैंने इससे ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल नहीं देखी। और उसमें हमारी बड़ी पार्टियों को क्रेडिट जाता है, PPP, PMLN, सबको जाता है कि इन्होंने सारी एथनिक पार्टीज़ को साथ लिया, म्यूचुअल कंसेंसस के साथ हुआ। तो वो जो इसकी 18th अमेंडमेंट की रिपोर्ट है, उसके आखिर में नोट्स ऑफ इटरेशन है। उन नोट्स ऑफ इटरेशन में एक एक पार्टी ने, मसलन PK मैप चाहती थी कि बलूचिस्तान की जो पख्तून बेल्ट है उसका अपना एक प्रोविंस किया जाए। देयर हैज़ टू बी, दे वांटेड, तो उनका ये आइडिया था कि एक और जो है वो पख्तून प्रोविंस होना चाहिए। फिर फाटा वाली बात, फाटा वाली डिलीवर हो चुकी है, 2018 ऑनवर्ड ये मर्ज हो गया है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को लिया गया, उनको कंसल्टेशन में शामिल किया गया। और जो इसमें एक मैसिव चेंज है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में, इतना ज़्यादा जो यानी सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंसेस के पास कभी नहीं गए थे। और दूसरी चीज़ कि अगर हमने एक एसिमेट्रिक यूनिट चलाना है, अनईक्वल यूनिट, अनईक्वल इन द सेंस कि अगर अब तक के सेंसस से पहले तक पंजाब वाज ऑलवेज बिगर देन ऑल द प्रोविंसेस कंबाइंड। तो इसमें डॉक्टर वसीम का एक बहुत जो है एक कैनोनिकल पेपर है इसके ऊपर के वन प्रोविंस डोमिनेट्स ऑल वाली हमारी थी। बिफोर 71 ईस्ट पाकिस्तान वाज बिगर देन ऑल द अदर प्रोविंसेस कंबाइंड। आफ्टर 71 पंजाब वाज बिगर। नाउ इफ़ यू हैव अ पार्टी जो कि पंजाब को स्वीप कर जाती है,
वो डेमोक्रेसी के हिसाब से सही जाएगी, डेमोस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बट इफ़ यू मेक अ बजट जिसमें आप बाकी हर किसी को बुलडोज कर दें, यू कांट कीप अ कंट्री टुगेदर, बिकॉज द पश्तून्स हैव टू फील कि ये उनका भी मुल्क है। बलोच को भी फीलिंग आनी चाहिए कि इसमें कम से कम उनके बारे में जो डिसीजन होगा उसमें उनकी सुनी जाएगी। इसके लिए आपको बाइकेमरलिज्म चाहिए, अपर हाउस चाहिए, क्योंकि नेशनल असेंबली में आप स्वीप कर सकते हैं। 18th अमेंडमेंट से पहले सेनेट के पास, सेनेट एग्जिस्टेड, लेकिन बिल्कुल ही अभी भी इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स इट्स अ वेरी वीक ऑफिस, इट्स अ वेरी वीक हाउस। लेकिन इसके पास कुछ पावर्स मिली हैं। पहले तो बजट्स की रीडिंग तक नहीं होती थी सेनेट के ऊपर, तो उस हिसाब से मतलब इसने सेनेट को एम्पावर करने की कोशिश की। जो मैंने अभी रिसेंटली एक पेपर लिखा था वो था तो ये पहला मेरा जो काम था ये था पीपल्स मूवमेंट्स, ग्रास रूट्स मूवमेंट, प्रोटो पार्टीज़, बिग पार्टीज़, इसके हिसाब से था। लेकिन फिर मैंने स्टेट प्रोविंस टू ऑफिशियल इंटरेक्शंस को देखा। मसलन मैंने सिंध का और फेडरेशन का जो लिंकेज है वाया एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस, तो इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर इस पर एग्जिस्ट करता है। तो उसमें ये कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आपकी जो है, मुश्तरका मफादात की काउंसिल, इट्स एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन। फेडरेशंस ने ऐसे ऑफिसेज बनाए हुए हैं, इनकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, आपके सारे कंटेंशियस इश्यूज उस पर डिस्कस होने चाहिए। बिग पार्टनर, स्मॉल पार्टनर, सबको इकट्ठे बैठ के कंसेंसस करना चाहिए। 18th अमेंडमेंट से पहले तो उसकी टोटल 73 से लेकर उसकी कोई हार्डली 11 मीटिंग्स हैं। आई माइट बी रॉन्ग अबाउट नंबर, लेकिन बहुत थोड़ी मीटिंग्स हैं। 18th अमेंडमेंट ने कहा कि आपने एवरी 90 डेज़ 90 दिन में इसकी एक मीटिंग करनी है। फेडरेशन एंड प्रोविंसेस हैव टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस की इश्यूज़। शुरू में ये इसकी 90 डेज़ वाली होती रही, अब हम फिर उसके ऊपर लैक्स करने लग गए हैं। लेकिन नेवरदलेस कुछ चीज़ें थी जिसमें दरवाज़ा खोला 18th अमेंडमेंट ने। Even somehow 18th amendment में the establishment at that time was on board. उसके बाद they even tried everything that they could to reverse it. इसलिए भी कि because this came at the end of one tenure of martial law, तो वो भी थोड़ा सा ये बिल्कुल And they were afforded other things as well. It's all wheeling and dealing. I mean there are things which have in the short term were great for the military which were offered to them. Maybe they weren't able to see the long term. खैर वो तो negotiations वाली बात है. बिल्कुल बिल्कुल. And this is how politics is. It's negotiated, right? Everybody sits on the table, feels some sort of ownership. So I also think 18th Amendment is great. अगर हम वापस पीछे चले जाएं, GM सईद का जिक्र आया था, ये जो एक फील आती है कि यार हम इतने, आपने वो सजेस्ट भी कर दी थी फैज़ की शायरी की, दाग दाग 18th अमेंडमेंट, ये शब का सीधा शहर, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं जिसकी आरज़ू चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। आई थिंक ये तो 47 की थी, नहीं 71 आइदर वे। मैं इस पे बिल्कुल गलत हो सकती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही। आई एम आल्सो लाइक हाउ ओल्ड वाज फैज़ साहब। GM सैयद क्यों है इतने बड़े फिगर सिंधियों के लिए, और क्यों पाकिस्तान ने उनको डिलीट करने की कोशिश किया? क्योंकि वो ऑटोनॉमी मांग रहे हैं और 70s में जाकर तो वो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, सिंधु देश की बात कर रहे हैं। तो ये तो मतलब, लेकिन उससे पहले ही पावर्स दैट बी ने, जो मुक्तदरा हल्के थे, उन्होंने उनको उस खाने के अंदर डाल दिया था कि इसके अंदर। और ये हमारा बाय द वे शुरू से ही एटीट्यूड था, जितनी एथनिक पार्टीज़ थी। एंड दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि आई हैव बीन फैसिनेटेड बाय एथनिक पार्टीज़ एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, क्योंकि आई डू फील कि मतलब ये कम्युनिटीज़ की, लोगों की ग्रीवेंसेस को सिस्टम में लेके आती हैं। जब आप इनको दीवार से निकालते हैं उसके बाद मिलिटेंसी आती है। तो इनको अगर आप लेबल करते रहेंगे तो आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। और ये अनफॉर्चुनेटली बाय द वे हमारा एक जो है ना, वो एक टेम्पलेट है काम करने का। वो टेम्पलेट जो 50s जैसे आपने कहा वहाँ से बना, वो टेम्पलेट अभी तक चला जा रहा है। हालांकि वी शुड लर्न फ्रॉम आवर लेसन्स, वी शुड हैव लर्न फ्रॉम 71। हमने उसका ऑपोजिट लेसन लिया। हमने वो लेसन लिया कि एक्चुअली जो है ना, इनको बिल्कुल क्रश करना चाहिए, क्योंकि उससे हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, सेंटर को मजबूत। हालांकि पावर शेयरिंग का मैकेनिज़्म, हमें वो फार्मूला डिवाइस करना है और उसका एक अच्छा फ्रेमवर्क 18th अमेंडमेंट ने दिया है। तो GM सैयद ऑफ कोर्स कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, वन ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिशियंस। फिर उसके बाद जो सिंधी नेशनलिज्म का एक एजेंडा है, उसकी आर्टिकुलेशन करना, उसको डिफ़ाइन करना, उसके ऊपर लोगों को इकट्ठा करना। और उनकी मैस अपील इतनी थी, डिस्पाइट नॉट बीइंग वेरी सक्सेसफुल एट ऑल इलेक्टोरल टर्म्स में, लेकिन उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता था। तो वो जो पूरा एक सिंधी नेशनलिज्म का एजेंडा जो सेट किया ना पॉलिटिक्स का, जो उसका एक विज़न है, उसके लिए लाइक यू नो, आई मीन
GM सैयद की ही जो थी वो सारी कंट्रीब्यूशन थी उसमें। अपने टाइम के मंजूर पश्तीन थे, अभी जो आप एथनिक उसकी बात कर रही हैं, मेक्स मी थिंक ऑफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। हम उनको गद्दार और टेररिस्ट समझते हैं, बट यू आर राइट, फिर उनके आगे फिर तालिबान है। क्योंकि फिर आप वो जब आप वो जो आपसे बात करने को तैयार है, जब आप उसको बिल्कुल दीवार से लगा देते हैं, उसको मार्जिनलाइज कर देते हैं, तो उसके बाद उसका मज़ीद एक्सट्रीम रिएक्शन निकलता है। और हमारे यहाँ हमेशा यही कहा जाता है कि इसके पीछे हमेशा एक एक्सटर्नल लॉजिक है। आई एम श्योर होती होगी, लेकिन बाहर से कोई आपकी ग्रीवेंस नहीं पैदा कर सकता। वो जो सोल कॉज होता है ना, वो अंदर पाया जाता है। जब तक उसको नहीं करेंगे, इसको सिक्योरिटी का इशू, इसको फॉरेन पॉलिसी का, इसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाएंगे, उसके पीछे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल ग्रीवेंसेस होती हैं, वो एड्रेस होने की ज़रूरत है। PTM क्या कह रही है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट्स देती है हमें तो। बिल्कुल। या वो ये तो नहीं कह रही हाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, वो कह रहे हैं भाई इसके मुताबिक तो हमें राइट्स दो ना। राइट नाउ इसराइल कंप्लीट। इसी तरह बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, असेंबली में बैठती हैं, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स। वो बिल्कुल वो चीज़ें कि आपने जो आइन में लिखा है उसको इम्प्लीमेंट कर दें, सिर्फ वो करें। आपको नया आइन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको लेटर एंड स्पिरिट दोनों के अंदर लेके आएँ, मगर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। इसमें रफ़ीउल्लाह काकड़ हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बोला था कि पीपल लाइक सरदार अख्तर मैंगल इज़ द लास्ट कनेक्शन ऑफ द स्टेट विद द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। ऐसे जो लोग हैं बिल्कुल, जिनको बलोच लोग भी सीरियसली लेते हैं और स्टेट के साथ वो बैठ कर पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा भी होना चाहिए। आप अगर इनको भी विलनाइज कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ डंडे मार मार के एक स्लेव कॉलोनी नहीं चला सकते। ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये चीज़ मुझे इसमें इंटरेस्ट ऐसे हुआ था कि जब मैं US में मास्टर्स करने गई, तो मैं बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस इस्लामाबाद में रह के, इस्लामाबाद में पढ़ के आपको लगता है कि आपका मसला सिर्फ इंडिया है, इंटरनेशनल रिलेशन सारी वहीं जाती है ना, सिक्योरिटी स्टडीज़ सारी वहीं जाती है ना। फिर वहाँ जाकर मैंने कोर्सेज़ लिए, जब पढ़ा, जब पाकिस्तान के हालात देखे, तो समझ में आया कि फॉर मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एक्चुअली एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन इश्यूज़ अंदर के हैं। स्टेट्स की फ्रिजिलिटी हैं, सोसाइटीज़ अनईक्वल हैं। हर एक को अब ये बात अच्छी लगती है, अब हर एक का फेवरेट वर्ड है इलीट कैप्चर। आजकल इलीट कैप्चर है, इनक्वालिटी है, एथनो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब ये सब चीज़ें। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ आना है। मुझे तो इंटरनल इश्यूज़ विच टुक मी टू नेशनलिज्म। अच्छा, अब इस पर बहुत बड़ा लिटरेचर है अफ्रीका का। सो रुवांडा में जो हुआ, वो जेनोसाइड जो हुआ एंड ऑफ 20th सेंचुरी, उसके बाद इसमें कुछ स्टडीज़ हैं कि दे वर अप टू लाइक 17 अफ्रीकन स्टडीज़ जिन्होंने एथनिक पार्टीज़ बैन कर दी। सोल्यूशन जो था वो एथनिक पार्टी भी थी, बट प्रॉब्लम स्टेट की जो इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन थी वो भी थी। तो वो अगेन उसमें से आप मैसेंजर को शूट कर देंगे तो वो बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो दिस फैसिनेटेड मी कि एथनिक पार्टीज़ जो मुझे सिंध के सराइकी में यू हैव मोर लाइक प्रोटो पार्टीज़, बलूचिस्तान में अब नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट। तो वो बलूचिस्तान में अब ये BNP है, सरदार अख्तर मैंगल की है, डॉक्टर अब्दुल मालिक की पार्टी है, अब तो जमात इस्लामी वाले भी, मौलाना हिदायतुर रहमान भी, दे आर टॉकिंग लाइक अ नेशनलिस्ट। वो जो गवादर हक दो तहरीक वगैरह है, ये मेरे हिसाब से कम मेरी स्कॉलरली व्यू ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं, क्योंकि ये आपका वो मैसेंजर है जो सिस्टम में मैसेज लेके जाता है कि नीचे स्ट्रीट जो है उसमें बहुत एलियनेशन है, ये वाले इश्यूज़ हैं। अगर आप इसको बीच में से निकाल देंगे तो फिर आप कैसे कनेक्शन में रहेंगे? जब आपको उसके बाद वो एक्सट्रीम रिएक्शन आएगा, BLA टाइप का रिएक्शन आएगा, उसको फिर जो है वो किस तरह ख़त्म होता है, इट्स नॉट इन, देयर इज़ नथिंग गुड आउट ऑफ दैट स्टोरी। हमें फेयर होगा GM सैयद से भुट्टो जंप करना है या बीच में कुछ और भी हमें? नहीं, आप बिल्कुल आपने भुट्टो डायनेस्टी की बात की है, उसमें लॉट ऑफ सिंधी नेशनलिस्ट माइट आर्ग्यू कि सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी तो नहीं है, बट आपने उसको सिंधी नेशनलिस्ट ही कहा है, तो ये क्या? तो इट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मैं फील्ड वर्क में जाती थी तो अगेन पहली दफ़ा मुझे शौक़ लगा, अगेन बिकॉज़ ये भी चीज़ है ना कि आई वाज बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि नैरेटिव क्या है। तो सिटिंग बीइंग एन एथनिक पंजाबी और विच आई ऑल्सो रिकग्नाइज इन द बुक कि ये वो आपकी पोजिशनैलिटी का मसला है कि आप ख़ुद भी आप उसको रिकग्नाइज करते हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट यूज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, शॉकिंग, बल्कि शॉकिंग इज़ द वर्ड शुरू में मेरे लिए, कि जितना ज़्यादा
पीपल्स पार्टी की बारे में जो ने सेइंग होती थी वो सिंधी नेशनलिस्ट की तरफ से आती थी कि तो पंजाबी साम्राज्य की पार्टी है, ये सिंध की पार्टी कहाँ से है। और शुरू में भुट्टो साहब ने जो स्वीप किया था वो पंजाब में ही किया था, सिंध में उससे कम थी, यानी उनकी सीट जो थी कम थी। लेकिन जो मुझे बहुत फैसिनेट किया वो ये किया कि अगर मैं एक इशू एक्सेस, ये सारे एकेडमिक लिटरेचर के हिसाब से एक इशू एक्सेस बनाया, उसके ऊपर पार्टी पोजीशंस देखें, तो एक्चुअली चाहे वो सेंसस का इशू होगा, आबादकारी सिंध में होनी है कि नहीं होनी है। जिस वक्त मैं यानी ये पीएचडी थीसिस ख़त्म कर रही थी तो उस टाइम पर कि ये सीपैक के ज़रिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, उसके ज़रिए जब आपके पास ये सब कुछ आएगा, आपके पास माइग्रेंट दोबारा से आ जाएगा, लेबर फोर्स दोबारा से आ जाएगी। तो जो सिंधी इंटेलिजेंशिया थी वो कहती थी कि मतलब हम तो 1947 से माइग्रेंट्स के हाथों मार खा रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही हम कहाँ जाएं। और उनकी वो उस हिसाब तक बात ठीक है कि ये मतलब अगर हम यहाँ पर माइनॉरिटी बन गए, डेमोग्राफिक डेथ होगी, तो डेमोग्राफिक एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी। वो मुझे बिल्कुल, यानी अब वो वाला इशू हो, चाहे वो सेंसस का इशू है, चाहे वो काला बाग डैम का इशू है, उसके ऊपर एक्चुअली आपको देयर इज़ंट, कम से कम मेरी एकेडमिक स्टडी में देयर इज़ंट अ पॉलिसी डिफरेंस, पोजीशन डिफरेंट नहीं है बिटवीन सिंधी नेशनलिस्ट एंड द पीपीपी। द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ के पीपीपी ऑल्सो हैज़ दिस वेरी रोबस्ट पॉलिटिकल मशीन, इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, क्योंकि अल्टीमेटली आप इलेक्शन आपको जीत के दिखाना है, आपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से चलना है, उसके लिए आपके पास पेट्रोनेज पावर भी होनी चाहिए। तो वो वाला सारा कुछ जो है वो कभी भी सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ के पास नहीं आया। तो जीएम सैयद, उनकी इतनी मैस फॉलोइंग, उनकी डेथ को इतना अर्सा हो गया, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन वो इलेक्टोरल मशीन नहीं थी, वो मिडिल क्लास की इंटेलिजेंशिया थी हु यूज्ड टू इमेजिन ग्लोरी ऑफ सिंधी नेशन। लेकिन फिर उसको पार्लियामेंट में आना, सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना, वो तो फिर भुट्टो साहब ने किया था। फिर इसी तरह से यानी मतलब पीपल्स पार्टी देन ऑल्सो हैज़ टू, तो इसका बड़ा यानी पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स में इसको एथनिक आउटबिडिंग है। तो वो एथनिक आउटबिडिंग करते हैं आपस में, और वो एथनिक आउटबिडिंग उनके बीच में होती है। एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स बिकॉज पीपल्स पार्टी देन उसकी एक साइड के ऊपर सिंधी नेशनलिस्ट होते हैं, दूसरी साइड पर MQM रही है, तो बीच में दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पोजिशन टू बी इन। यू कांट कॉम्प्रोमाइज़ टू मच ऑन दैट साइड अक्रॉस द एथनिक डिवाइड, क्योंकि फिर ऑब्वियसली आप तो यानी सोल्ड आउट कर गए, आपने तो पंजाबी के हाथ में या स्टेट के हाथों में बिक गए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो NFC अवार्ड की बात है, या अगर आपको याद हो PTI के ज़माने में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि आर्टिकल 149 लगा देंगे, क्योंकि कराची के हालात इतने ख़राब हैं कि इसमें जो है ना वो एक स्पेशल टेक ओवर है जो कि फेडरेशन कर लेगी। उसमें फिर इट इज़ पीपल्स पार्टी विच स्टेप्स इन, जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करती है, सूबाई खुद मुख्तारी, सिंध के राइट्स की बात करती है। तो व्हाट आई हैव फाउंड इंटरेस्टिंग इज़ के इट्स अ वेरी यानी मतलब इट्स अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स, क्योंकि सूबे के अंदर वो वही पोजीशन लेती है जो कि बाय एंड लार्ज किसी पर डिफरेंस होगा, लेकिन जनरली वही पोजीशन होती है जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ लेती हैं। एंड व्हाट मेक्स देम मोर सक्सेसफुल एज़ कम्पेयर टू नेशनलिस्ट आर, जैसे सिंध यूनाइटेड पार्टी से या सिंध तरक्की पसंद पार्टी से या अवामी तहरीक से, वो ये है कि इनके पास विनिंग कैंडिडेट्स हैं, इनके पास वो एक इलेक्टोरल मशीन है, एक पूरा पॉलिटिकल मशीन है, वो सब है। फिर जब वो प्रोविंस से बाहर निकलते हैं तो फिर फेडरेशन की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, इन दैट सेंस वैसे बिसाइड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ माई बुक आई डू थिंक, क्योंकि मैं फेडरलिज्म को भी दैट हैज़ बीन वन ऑफ माई लाइक रनिंग इंटरेस्ट ऑल्सो एकेडमिकली। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमारी सारी बड़ी पार्टीज़ पंजाब से आ जाती हैं ना, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। आप डेमोक्रेसी की चेकलिस्ट को तो पूरा कर लेंगे, लेकिन आपको एक ऐसा मुल्क भी चलाना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी भी है, नंबर्स के हिसाब से भी है, रिसोर्सेज के हिसाब से भी है। तो इट्स अ इफ़ वी हैड मोर पार्टीज़ विच वर इन अदर प्रोविंसेस ऑल्सो, जो कि फेडरेशन में भी एक्टिव हों, और विच टेक्स मी टू अनदर पॉइंट कि 2013 का इलेक्शन देख लें, 2018 का इलेक्शन देख लें, तो पीपल्स पार्टी विच यूज़ टू हैव बिग प्रेजेंस इन पंजाब, KP में भी ठीक कर लेते थे। उसके बाद ये है कि मतलब सेंटर में आ जाते थे, आखिरी दफ़ा 2008 to 2013 थे, लेकिन इट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड ऑल्सो। पिछले 2 इलेक्शन से इट इज़ कन्फाइंड टू सिंध। तो अब अगर आपने अपने सिटाडेल को तो अपने हाथ में रखना है ना, तो उसके लिए यू हैव टू ऑल्सो देन डिलीवर ऑन दोज इशूज़। 2013 में तो KP में किसी और पार्टी को ब्लेम नहीं करता,
एक ही पार्टी है जिस पे बॉम्ब नहीं फट रहे थे. आई मीन इफ यू लुक एट how many people were being targeted and bombed in KP in 2013. मुझे वो बशीर बिलोर साहब का अचानक से याद आ गया. हाँ तो अगर इलेक्शन रैलीज ही एक पार्टी की हो रही हैं, एक ही पार्टी को कैंपेन करने दिया जा रहा है पूरे प्रोविंस में, why are we surprised कि वो पार्टी जीतेगी? हाँ तो दे यस, लेकिन शायद उनकी अपनी भी रूट्स डेवलप हो रही थी, क्योंकि फिर वो भी अगर आपको याद हो कि 2018 में कहा जाता था कि इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है केपी के लिए, कि यूजुअली सेकंड टाइम आप विन नहीं करते, लेकिन एक ही पार्टी ने 2 इलेक्शन भी जीता केपी में. अब देखते हैं 2024 में क्या होता है. बट नेवरदलेस पीपीपी के लिए ये एक प्रॉब्लम है कि वो इस वक्त राइट नाउ दे सीम टू बी कन्फाइंड टू सिंध, और शायद अगले में भी आई डोंट थिंक कि साउथ पंजाब वगैरह में कुछ इतना नज़र आ रहा है. वो मशीनरी भी नहीं है जो कि पार्टी की एग्जिस्ट करती थी. तो फिर जब आप सिंध में ही हैं तो फिर आप सिंध के इश्यूज़ को तो उठाएंगे ना. बट वो क्या इसलिए उठा रहे हैं कि वो नेशनलिस्ट हैं, या इसलिए उठा रहे हैं कि वो पॉपुलिस्ट हैं? यार ये तो इजी है ना वोट पॉपुलिज्म. नहीं, बट ऑल्सो कि दे यानी अगर एक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड है, वो लैंग्वेज के बारे में है, या वो ये है कि जी कालाबाग डैम ना बनने दिया जाए, या वो ये है कि सेंसस में काउंटिंग गलत हुई है और सिंधियों को कम दिखाया गया है, तो दे आर ऑल्सो केटरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंसी. वही वाला इशू एजेंडा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तक लेके जा रहे हैं. तो उस हिसाब से यानी जब मैं बाज़ सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ के लोग कहते थे कि मतलब बात करते थे कि बिकॉज दे हैव बिन इन पावर, द पीपीपी दैट इज़, कि वो पावर में हैं तो इलेक्शन शायद पूरा फेयर नहीं है. आई डोंट नो, लेकिन एट द सेम टाइम आइडियोलॉजिकली भी कुछ कम से कम वो जो एजेंडा है उसको केटर करते हैं. आई मीन दिस इज़ इट्स नॉट जस्ट कि यानी ये कोई एक सुपरफिशियल किस्म की सर्वाइवल इन पावर है, वो तो है. एंड दे विल do, I think I was reading अभी का ही कि I mean some new politicians, some people are leaving other parties and joining people's party. I think इसको तो वो लूज़ नहीं करना चाहेंगे ना. तो अगर उसके लिए आपको नेशनलिज्म की तरफ भी जाना पड़ेगा, और नेशनलिज्म अगेन क्या है, ये हम उसको किसी डर्टी वर्ड की तरह नहीं यूज़ करें. ये हम बात कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी की कोई इशू है, कोई सोर्स ऑफ एलियनेशन है, कोई डिमांड है, कोई ग्रीवेंस है, उसको आगे लेके चलना है और पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए उसका हल ढूंढना है. तो यस, व्हेन टॉक अबाउट बलोच नेशनलिज्म या सिंधी नेशनलिज्म, इज़ इट ट्रू दैट दे आर नॉट कंसीव्ड एज बीइंग एंटी फ्यूडल? वो मतलब हमें बलोच नेशनलिज्म में फ्यूडल ही नज़र आते हैं. मतलब फ्यूडल सिस्टम रहने दो, वो उसको मत छेड़ो, बट हमें एक ये पॉलिटिकल राइट दो, दैट पॉलिटिकल डिमांड ऑफ अ सेपरेट प्रोविंस. आई मीन वो अगेन सोसाइटी का जो है वो एक यानी क्लास स्ट्रक्चर है. वो तो फिर आई एम सॉरी कि जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉज भी आते हैं, स्टेट सब कुछ कर लेती है, एटम बम भी बना लेती है, लैंड रिफॉर्म नहीं कर सकती तो कर ले. मतलब या जो बलोच के बारे में भी कहा जाता था कि ये इतने 100 ट्राइब्स हैं, सब मुट्ठी में हैं, बस ये 2-3 हैं जो नहीं है. मेरा मतलब ये कि उसका भी तो बड़ा इंस्ट्रूमेंटल यूज़ है ना, कि और फिर बाद में यानी आई मीन ये सुनने को भी मिल जाता था कि बलोच के बारे में, विच आई एब्सोल्युटली डू नॉट एग्री विद, कि मतलब वो सोसाइटी इतनी बैकवर्ड है ना, इस वजह से पहले अपने सरदार तो हटा लो. तो जब स्टेट इतना कंट्रोल करती है तो स्टेट ये काम भी कर ले. इंडिया में भी तो लैंड रिफॉर्म्स की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं. तो एक तो वो वाली बात है. दूसरी बात ये कि सिंध की जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, कम से कम उनमें यानी ये आपकी जो थी ना मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया की इमेजिनिंग थी. लेकिन बलूचिस्तान में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको जो पार्टीज़ मिलती हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक वाली नहीं, लेकिन जैसे अब तो आजकल जमहूरी वतन पार्टी का नाम नहीं आता, नवाब बुगटी वाली जो थी, इसी तरह सरदार अताउल्ला मैंगल और अब सरदार अख्तर मैंगल BNP, इसी तरह से वो अब बालाज मरी वो मिलिटेंसी की तरफ चले गए तो वो साइड से हटे. लेकिन पार्टीज़ का ट्राइब के साथ जो था वो थोड़ा सा मतलब एक यूँ समझते हैं कि बाउंड्रीज़ को कोइंसाइड कर रही थी. जब मैंने इनके यानी मैनिफेस्टोज़ वगैरह पढ़ने की कोशिश की तो पॉलिटिकली बहुत प्रोग्रेसिव हैं, क्योंकि पॉलिटिकली ये बात करते हैं अगेन डेवोल्यूशन की बात करते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं. ये ऑलमोस्ट यानी एक सोसाइटी का मिजाज कंजर्वेटिव होगा, लेकिन ये बड़ा प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एजेंडा है. वही शक आता है ना कि अपने लिए तो नहीं मांग रहे कि ठीक है सानू पावर दे दो. अगेन चलने दें हुकूमतें. अब बाप पार्टी वहाँ थी, मतलब तो बाप के होते हुए बाप कैसे हो सकता है? ये तो आई एग्री विद यू 100%. हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाई डज द US वांट डिक्टेटर्स इन पाकिस्तान? बिकॉज़ आई हैव वन पर्सन टू डील विद
Who wants feudals in Pakistan? People who just want one person to deal with. Democracy और local governments और representatives तो अजाब हो जाएगा ना कंट्रोल करना इन सबको. लेकिन बाज़ केसेस में तो मसलन मे बी शायद बलूचिस्तान के केस में तो इवन उनके साथ भी प्रॉपर डीलिंग नहीं है ना. उधर भी क्या हो रहा है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज के यानी पीपल सिस्टम को चलने देंगे, पीपल विल इवेंचुअली फिगर इट आउट, लेकिन वो सिस्टम भी प्रॉपर नहीं चल पाता ना, उस सिस्टम में इंटरफेरेंस होती है. आई नो अब तो जो बन गया कि भुट्टो जिंदा है, बट इन टर्म्स ऑफ सिंधी कॉन्शियसनेस भुट्टो जिंदा है. व्हाट रोल डज द गोस्ट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो प्ले? तो एक यानी मैं इसको किसी और तरीके से कहूँगी अगेन के मतलब बीइंग अ पंजाबी आई वुड हेयर कि आपकी स्टेट का जो खुला तजाद है, विच आई थिंक इट इज़, कि जो कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, कि मतलब यहाँ पर जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको मार्शल लॉ आता है, डिपोज करता है. सिंधी प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या होता है, पंजाब वाले के साथ क्या होता है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए. ये तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है. लेकिन एक थोड़ा सा सेंस ऑफ आपको आप खुद सोचिए कि उससे डोमिसाइल का फ़र्क है ना. इस बड़ी बात भी होती है, बट ऑल्सो कि फिर उसमें डोमिसाइल का बिल्कुल फ़र्क है. उसको वो आगे ले जाते हैं कि फ़र्क जान के जियो. तो लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के आपने एक यानी स्टेट ने एक मार्टर तो बना दिया ना. अगर उससे पहले शक था कि पीपल्स पार्टी नेशनलिज्म की तरफ नहीं जाएगी, यानी सिंधी उसकी तरफ नहीं जाएगी, आइडेंटिटी की तरफ नहीं जाएगी, वो और MRD, उसके बाद से तो डेफिनेटली ना, यानी वो एक लेगेसी तो छोड़ दी ना कम से कम. तो वो आई रिमेंबर कि मेरा बिल्कुल ही पहला हफ्ता था फील्ड वर्क का, फर्स्ट ईयर ऑफ माई PhD जब मैं गई. मैं वहाँ जामशोरों में थी, तो वहाँ एक प्रोफेसर साहब थे, तो उन्होंने कहा अब आप आ गई हैं, अब आपकी रोज़ आपकी शाम गरीबा होगी, क्योंकि यहाँ एक शाम गरीबा है. एंड एक्चुअली मैंने इसको कोट किया था बिकॉज इट सेज़ अ लॉट. लोग कितने एग्रीव्ड हैं, कितने एलियनेटेड हैं, मतलब कितना डिसकनेक्ट है स्टेट और सोसाइटी के बीच में. वो जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको फंक्शनिंग होना चाहिए, उसमें कितना फ़र्क आ गया है. एक शाम गरीबा है और उसकी लेजिटिमेट रीजंस हैं. ये कोई खाली एनिमी प्रोपेगेंडा नहीं है, उसकी एक लेजिटिमेट रीजंस हैं. उन रीजंस को एड्रेस करेंगे तो वो शाम गरीबा बदल भी सकती है. बिल्कुल. आप लम्ज़ में पढ़ाती हैं. DHA एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी इमरान खान की, तो इमरान खान एक जेल में है, तो एक साइड मेरे जो पॉलिटिकली पसंद हो ना हो, बट एक तबका है यस और उनको फील होता है कि हम होपलेस हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, या तो हम मुल्क छोड़ देंगे. बिल्कुल. एंड उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है तो वो छोड़ देंगे. शायद हो सकता है कि आप सिंध के किसी गांव में या बलूच किसी गांव में आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं छोड़ने का. बट वन कांट डिनाई दैट अगर आपने एक इंसान के अंदर अपनी सारी होप्स डाल दी हैं और वो इंसान रिमूव हो जाता है वेदर अरेस्टेड और हैंग्ड, यू फील लाइक कि अब मेरे पास भी कुछ नहीं है. मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाते हुए, इस सेमेस्टर में भी पढ़ा रही हूँ, तो वो डोंट यू थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम, बट इट्स अ न्यू प्रॉब्लम. दे थिंक कि ये अनप्रेसिडेंटेड है. हाँ, इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस जो है ना पाकिस्तान का, इतना जो स्क्यूड है, इम्बैलेंस में भी आप सोचते हैं कि कुछ तो बैलेंस होगा ना, ये उससे आगे की बात है आजकल, तो ये लगता है. तो वो आजकल परफेक्टली उनको न्यू फाउंड लैंड लगता है ये. हालांकि ये न्यू फाउंड लैंड नहीं, उनको बताना पड़ता है कि बलोच से पूछ लें, सिंधी से पूछ लें, पश्तून से पूछ लें, इवन मुहाजिर से पूछ लें. बहुत ये पुराना मसला है पाकिस्तान का. तो एक्चुअली तो वो एक अवेकनिंग हो रही है मे बी. आई डोंट नो. फिर से में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना. MRD मूवमेंट का आपने जिक्र किया, मे बी जो लोग समझते हैं अनप्रेसिडेंटेड है, अगेन आप पढ़ाते नहीं है ना. हमारी जो ये कौम ही है डंडे वाली, वो जब कौम निकलती है उनको आप हेलीकॉप्टर से गोलियां मार के बॉम्ब कर देते हैं. सो फॉर पीपल हु थिंक थिंग्स आर अनप्रेसिडेंटेड, कैन यू टेल देम अबाउट द MRD मूवमेंट? हाँ, तो ये मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि इसलिए जानी जाती है कि ये क्योंकि ज़िया मार्शल लॉ ब्रूटल था. ऑल मार्शल लॉज आर लाइक दैट, लेकिन काफ़ी ब्रूटल मार्शल लॉ था. उसके बाद एक इलेक्टेड लीडर, एक पॉपुलर लीडर, उनको फांसी दे दी गई. उसके बाद जो सिंध में एक मतलब एक गम और गुस्सा जो था, उसकी जो लहर निकली, तो वो MRD की शक्ल में निकली. MRD बाकी प्रोविंसेस में भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका एपी सेंटर था, तो ये एंटी मार्शल लॉ. तो ये एक तरह से मतलब ज़्यादातर हम इसको प्रो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि इट वॉज चैलेंजिंग ज़िया की डिक्टेटरशिप.
लेकिन इसके अंदर वो नेशनलिस्ट एलिमेंट भी था, एक वो पर्सनल एलिमेंट भी था. इट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अब तो सोशल मीडिया है, लेकिन 80s वाला जो है, मुझे पुराने न्यूज़पेपर्स देखने थे. तो मसलन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी में जाम शोरों में वो न्यूज़पेपर्स पढ़े हुए थे, सिंधी न्यूज़पेपर्स. बाहर की यानी उस वक्त स्टेट सेंसरशिप एक तरह से ज़्यादा इजी थी क्योंकि आप अखबार को कंट्रोल कर सकते थे. तो वो सिंधी न्यूज़पेपर्स जो थे वो पहला पेज जो था वो ब्लैंक रखते थे, और उसके बाद अंदर जो है ना वो उसकी जो होती थी कि आज दादू में ये हुआ, आज लाड़काना में ये हुआ, मतलब इस तरह की खबरें. बहुत वाइब्रेंट पीपल्स मूवमेंट थी जो कि निकली थी. और डेफिनेटली दिस वाज इन सम सेंस द बिगेस्ट चैलेंज टू ज़िया की डिक्टेटरशिप. Nusrat Bhutto brought everyone together, including people who were for the murder of Zulfikar, well, against Zulfikar Ali Bhutto. तो अच्छा, हाँ, तो उसमें आई थिंक शी वाज अ डायनामिक वुमन, स्टेट्स वुमनशिप. हाँ बिल्कुल बहुत डायनामिक, बड़ी हिम्मत थी, हैविंग एंड्योर्ड व्हाट शी एंड्योर्ड. और क्योंकि अर्ली 80s में वन ऑफ द सन्स ऑल्सो passes away, is killed या जो भी है, तो वो काफ़ी मतलब ये कि शी वॉज क्वाइट डायनामिक एंड कैरिज्मेटिक एंड क्वाइट करेजियस ऑल्सो. तो वो MRD निकलती है बिल्कुल. एंड MRD ऑल्सो गोज फॉर अ वाइल, मतलब रोज प्रोटेस्ट, रोज गोलियां पड़े, रोज लीडर अरेस्ट करें, फिर आ जाए. बिल्कुल मास मूवमेंट इसी तरह होती है. बिल्कुल. तो वो पंजाब में बैठ के, यहाँ लाहौर में बैठ के, एक ख़ास तबके में बैठ के लगेगा कि इससे पहले पाकिस्तान में कभी लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया. पाकिस्तान में लोगों ने रेजिस्ट किया है. एंड विच इज़ आई मीन पाकिस्तान में आई समटाइम्स, और मे बी आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग इट, बट आई समटाइम्स फील लाइक कि इस सारी पेसिमिज्म के बावजूद पाकिस्तान में कोई भी डिक्टेटरशिप जनरली 10-11 साल इस तरह का लाइफ स्पैन है. मिडल ईस्ट में देखें, हुस्नी मुबारक देखें, मोअम्मर कदाफ़ी देखें, सदाम हुसैन देखें, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 42 ईयर्स, उस तरह का वो सारा है. आइडियाज़ तो होते हैं, हम अपनी रेजिलियंस बता रहे हैं कि यहाँ एक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जैसी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी डेमोक्रेसी हो, द आइडिया ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये आइडियाज़ डाइल्यूट किए हैं, लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं. इसीलिए तो पॉपुलर मूवमेंट्स निकलती नहीं हैं, स्टूडेंट्स मूवमेंट्स, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जो पूरा एक मल्टी प्रोंग्ड अलायंस था अगेंस्ट अयूब खान की डिक्टेटरशिप, फिर ये ज़िया वाला, फिर लॉयर्स मूवमेंट, मतलब ये सब निकली हैं. तो ये दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ दिस सोसाइटी. उसके बाद व्हेन बेनज़ीर कम्स बैक, व्हाट डज दैट मीन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री? अभी मैं आमिर भाई से बाहर बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मैं लाहौर में निकला, अच्छा, और लोग ही सेट जब वो आई थी, हाँ अप्रैल 86, उस दिन ऐसा था कि कोई, हम सुन रहे थे ना आमिर भाई की बातें, ऐसा लग रहा था लाहौर में कोई भी उस दिन घर पे नहीं था, इतने लोग थे बाहर, लाखों का. जो वॉल्टन एयरपोर्ट था आई थिंक उस टाइम, वहाँ से लेके मीनार पाकिस्तान तक रास्ते में ही पूरे लोग ही लोग बाहर थे. सो व्हाट डिड दैट मोमेंट मीन फॉर पाकिस्तान? हाँ, आई मीन इट वाज इम्पॉर्टेंट. इट वाज आई थिंक वैसे भी डेमोक्रेसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट था, सिंध के लिए भी सिंबॉलिक था. और फिर बेनज़ीर पहला इलेक्शन भी जीत जाती हैं 88. लेकिन फिर पूरा वो जो 90s का डेकेड है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट्स जो हैं वो सारी जो हैं आधी जो हैं कट जाती हैं. पक्का किला ऑपरेशन है, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जो हैं 1990 वो निकाली जाती हैं. नवाज़ शरीफ डिसाइड करते हैं कि मतलब उन्होंने डिक्टेशन नहीं लेनी, वो निकाले जाते हैं. बेनज़ीर फ़ारूक लगारी के हाथों चली गई, वो फिर नवाज़ शरीफ 2/3 मेजॉरिटी लेके आते हैं, तो फिर सीधा माशाल्लाह आ जाता है. तो मतलब वो स्टोरी रही है. बट दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट, आई थिंक इट वाज एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट. और उसके बाद से पीपल्स पार्टी हैज़ बिन इन पावर फॉर अ वाइल ऑल्सो, एंड अगेन हैज़ बिन अटेम्प्टिंग टू डिलीवर टू इट्स पीपल ऑल्सो. बेनज़ीर की जो आई थिंक इट्स इन 1990 के किसी प्रोटेस्ट के बाद GM सैयद अरेस्ट होते हैं, बिकॉज आई वुड हियर दिस ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ ऑल्सो कि मतलब वो कन्फर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी जो है, सिंध वाली पार्टी ने अगर उनको अरेस्ट करवा दिया तो ये अगेन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो एक एथनिक आउटबिडिंग इन पार्टीज़ के बीच में चल रही थी बिटवीन द सिंधी नेशनलिस्ट, जो कन्वेंशनल नेशनलिस्ट हैं, और जो पीपल्स पार्टी है, तो वो उस हिसाब से आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी. अब बेनज़ीर के बाद पार्टी इज़ डेफिनेटली वीकेंड. डू पीपल ऑफ सिंध फील लाइक अब तो ये वो भुट्टो की पार्टी नहीं है, लाइक दिस नाउ द पोस्ट बेनज़ीर PPP इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ डिफरेंट पार्टी? इज़ दैट व्हाट द सेंटिमेंट इज़ ऑन द ग्राउंड? इट कुड बी बोथ. ये आपका अपना एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी है. मतलब अब अगर आपके प्रोविंस के अंदर एक तरफ से, यानी मगर सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो हैं, दे हैव प्रूवन कि वो
इलेक्शंस नहीं जीत पा रही हैं, क्योंकि पेट्रनेज वाला एक क्लाइंटलिस्टिक सिस्टम है, वो वाले इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए हैं, आइडियोलॉजी इज़ नॉट इनफ। तो वो मतलब उस हिसाब से पीपल्स पार्टी इज़ एबल टू प्रोड्यूस दैट। यानी अगर आपकी दूसरी तरफ जो होगी वो MQM होगी, जो कि बेशक अपना नाम चेंज कर लेगी, मुहाजिर से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो जाएगी, लेकिन नेवरदलेस एक बात है कि ये एक मुहाजिर ग्रुप की पार्टी के तौर पे समझी जाती है। फिर उसके बाद PTI है जो कि कहती है सबको यूनिफाई होना चाहिए, ये चीज़ें की बात ही नहीं करनी चाहिए, वो सुप्रा एथनिसिटी है। तो आपका फिर ऑप्शन एज अ वोटर जो होगा ना, यू विल थिंक अबाउट इट कि भाई मेरे इश्यूज़ पे कौन बात करेगा। तो ठीक है, चेंज है, डिसल्यूजनमेंट भी है, विच आई फाउंड के मतलब यानी डिसल्यूजनमेंट भी थी, बट एट द सेम टाइम दूसरा ऑप्शन यानी दूसरा नैरेटिव भी था कि भाई ये हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी है, दिस इज़ दी ऑप्शन एंड इट डज़ डिलीवर टू अस। ये हमें स्टेट तक ले जाता है, ये हमें पावर तक लेके जाता है, ये हमारे काला बाग को भी बनने से रोक देता है। तो वो वाला सेंटिमेंट भी है। ये मैं कराची में करीम में बैठा हुआ था, कोई 30 मिनट की राइड थी, उसने सिर्फ PPP को गालियाँ दी, सिर्फ PPP को गालियाँ दी, क्या क्या कुछ नहीं बोला। बिलावल को मैंने सब सुना। मैं उतरते में बोला अच्छा तो फिर वोट किसको देंगे सर? वोट तो इसी को डैश को देना है। तो ये बंदा भी 30 मिनट गालियाँ देने के डिफ़ॉल्ट आपका, मेरी डिफ़ॉल्ट चॉइस कहाँ जाएगी वहीं जाएगी। ठीक है, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आई थिंक पीपल लाइक आई अज्यूम पीपल आर रैशनल एक्टर्स, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वोट करते हैं, वो कोई अकीदत नहीं होती। हाँ, वो देखते हैं चाहे मेरे लिए बेहतर होगा मैं इसको वोट दे दूं ना, वो कोई ज़हनी गुलाम होती है, कैलकुलेशन होती है। या एंड आई थिंक समटाइम्स वी जस्ट वही रेसिज्म है ना कि ये लोग ज़हनी गुलाम है इसलिए वोट दे रहे हैं। नहीं, मतलब ज़हनी गुलामी तो अब हर पार्टी में है, बट हमारे अगर हम कहते हैं अनएजुकेटेड लोग, मुझे पता है बिल्कुल इंतहाई कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है। जो सो कॉल्ड आपके अर्बनाइट और एजुकेटेड हैं, मतलब उनको ट्रस्ट नहीं है कि वो जो कम पढ़ा लिखा है या जो गरीब है, जिसके कपड़े बहुत फैंसी नहीं है, उसको समझ नहीं होगी कि उसके लिए क्या अच्छा है। सारे लोग तो इन पावर अमीर आए हैं, आप लोगों ने क्या किया? एग्जैक्टली हम कहते हैं हम एजुकेटेड लोग हैं, आप तुसी की कितना है। ये बिल्कुल सुनने को मिलता था, और स्पेशली ये कि मतलब एक सर्टन डेमोग्राफिक जो किसी एक पार्टी के लिए वोट कर रही है, तो बाकी पार्टी वालों को कि मतलब ये पटवारी हैं और ये अनएजुकेटेड हैं, और ये मतलब जो है ना, आई वुड बी अमेज कि ये वो पुरानी क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस में आपको पता चलता था ना, वो चीज़ें, प्रॉपर्टी होगी, एजुकेशन होगी तो आपको अपना वोटिंग राइट मिलेगा। ग्रीक डेमोक्रेसी, बियॉन्ड दैट आई थॉट कि वी वर बियॉन्ड दैट, लेकिन आपको ये बातें अभी भी सुनने को मिलती है, और एब्सोल्युटली राइट। और उसमें अगर आप डिफरेंट एथनिसिटी का मिक्सचर भी डाल दें तो वो बाज़ दफ़ा बहुत ही टॉक्सिक किस्म का जो है ना, वो फिर एक वो नैरेटिव बन के निकलता है। प्योर ग्रीक डेमोक्रेसी है ये तो यार, कि आप वाइट, नो विमेन, हाँ विमेन भी, हमारा वैसे जेंडर गैप, हाँ, वो एक सर्टन लेवल ऑफ वेल्थ, सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन, बस। तो आज क्या है स्टेट ऑफ सिंधी नेशनलिज्म? आई थिंक उसी तरह ही चल रहा है, उसी तरह स्लो बर्नर पे चल रहा है। ये वो वाली पीक नहीं है जो आपको, यानी मसलन बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी की बात, पीक ओनली इन टर्म्स ऑफ वायलेंस, लेकिन इट इज़ प्रिटी मच अलाइव। वो पार्टीज़ अपनी जगह पर हैं। इस साल भी मसलन हमने देखा है कि जब दोबारा से सेंसस करवाया गया, पिछला वाला जो सेंसस था उसके ऊपर भी मतलब ये सिंध से रिलेटेड, इनफैक्ट सिंध की सब पार्टीज़, बोथ PPP एंड MQM, दे ऑब्जेक्टेड टू इट। और उसके अलावा जो है आप मतलब वाटर पे देख लेंगे, डेमोग्राफी पे देख लेंगे, तो आई थिंक पार्टीज़ पोजीशन ले रही हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दैट। फ्लक्स में भी है, कराची के हवाले से भी बात हो रही है, कराची की डेमोग्राफी के हवाले से भी बात हो रही है। अब तो खैर मतलब जैसे अफगान्स निकल रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली अलाइव इश्यूज़ हैं। मैं चेक कर रहा हूँ कि लोगों के क्या सवाल हैं टू एंड दिस, बट सारे सवाल इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। वेयर इज़ द सेंटर ऑफ पावर इन पाकिस्तान? आपको नहीं पता? किसको नहीं पता? कौन नहीं पाकिस्तान में बैठा, ये आज पूछ रहा है, किसको नहीं पता ये बात? वो आपसे पूछना आपके मुँह से सुनना चाह रहे हैं ना, पिंडी। Impact of Khan's populism on Pak foreign policy? Zero. My question, how do all state institutes without any reluctance bow to the establishment? आपके ख्याल में क्यों हमारी, क्यों हम किसी रिलक्टेंस के बगैर गिर ही जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने, सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं? पावर की बात है आई गेस।
फिर वही कि मतलब जिसके पास जितनी पावर है, कोर्जन है। दूसरी बात ये भी है कि मतलब इंस्टीट्यूशन भी डेवलप होगा ना, मतलब उसको बनने में जो है वो डेवलप भी तो नहीं हो पाए हैं ना। यानी पूरा एक जो है ना हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में एक पाथ डिपेंडेंस की बात की जाती है, जिसमें यही कहा जाता है कि एक पाथ डिपेंडेंस है जो कि इंस्टीट्यूशंस को लॉक इन, एक आपके स्टेटस को लॉक इन कर देती है। उस स्टेटस को तोड़ने के लिए, उस वे ऑफ डूइंग थिंग्स को तोड़ने के लिए आपको कोई साइज्मिक शिफ्ट चाहिए होता है। मे बी 1971 वाज अ साइज्मिक शिफ्ट, बट पीपल ऑल्सो से, जिसके बाद हमारा पैराडाइम चेंज हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं चेंज हुआ, बट पीपल ऑल्सो से कि सारा टुमल्ट जो था वो वहाँ पे था, इट वॉज ऑन दैट साइड। तो यहाँ जो सेंटर ऑफ पावर और सीट ऑफ पावर और जो स्ट्रक्चर ऑफ पावर था, इट सर्वाइव्ड। तो उस वजह से हम उस बड़े शौक से शायद नहीं गुजरे जिसकी वजह से हम निकल नहीं पाते। तो और दूसरी बात सीधी सी यही है कि मतलब चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी अगर अपनी पार्टी नहीं हो तो बाकी सब पार्टियों को तो मतलब बुरा भला ही लोग कह रहे होते हैं ना। तो पार्टियां भी यानी क्या हैं, हमेशा बनाई जा रही होती हैं, तोड़ी जा रही होती हैं। अपने इंस्टीट्यूशंस को चलने देंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल फाइंड देयर स्ट्रेंथ। I would like to ask Dr. Saiba whether there remained any political party somewhere in the world in history with identical display just like PTI in Pakistan, where their political narrative and governance execution stayed apart, their politics and zero political dialogue stayed apart while they were in power, their narrative of justice with zero workup for justice delivery system improvement and so on. मतलब तो दुनिया भर में ऐसे पॉपुलिस्ट पार्टीज होती हैं कि जो क्लेम्स करती हैं वो फॉलो अप नहीं कर सकती। अदर कोर्स दैट आई एम टीचिंग एट लम्स इज पॉपुलिज्म, बिकॉज आई वांट द नेक्स्ट बुक टू बी ऑन पॉपुलिज्म। उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ छोटी पब्लिकेशंस की हैं। इट इज़ अमेजिंग कि हम हर मंडे वेंसडे को जब टेक्स्ट पढ़ते हैं, और मैंने उनसे कहा था कि हम पाकिस्तान का तो उसी सांस में जी रहे थे, पिछले कुछ हवा में सांस ले रहे थे ज़रा। और एवरी टाइम यू नो देर इज़ ऑलवेज समथिंग जिसको पढ़ के क्लास से मैं पूछती हूँ डज दिस साउंड फेमिलियर, एंड देन दे स्टार्ट लाफिंग बिकॉज इट साउंड्स वेरी फेमिलियर। वो एग्जैक्टली वही नैरेटिव था। तो चाहे आपकी वो आउटसाइडर अपील थी, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, आई एम नॉट एन एस्टैब्लिशमेंट इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड, आई कुड हैव लेड एन ईजी लाइफ, वो सब चीज़ें आपको, फिर वो करप्शन, वो मॉरलाइजिंग ऑफ पॉलिटिक्स, पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ह्यूज कैरिज्मा, ये इनसाइडर आउटसाइडर, गुड वर्सेस इविल, ये जो एक नैरेटिव, तो हर पॉलिटिक्स में एंटी पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन। एग्जैक्टली, देयर इज दिस फैसिनेटिंग आर्टिकल बाय दिस जायंट इन पॉपुलिज्म रिसर्च, कैस मूड का है, द क्यूरियस केस ऑफ एन एंटी पार्टी। He published it in 1996. He was looking at these radical right-wing parties which were emerging in Europe, जो कि आके सिस्टम को लपेटना चाहती हैं। And you know he thought कि what are these parties which are so anti-party? तो उस सारे के अंदर जो है ना मतलब वो यानी तो इसमें पाकिस्तानी एक्सेप्शनलिज्म है, क्योंकि हमारा सिविल मिलिट्री वाला इशू भी है, मिलिट्री की इंटरफेरेंस भी है, बट इन अदर सेंस इट इज़ एग्जैक्टली लाइक अदर पॉपुलिस्ट। तो उसमें विक्टर ऑर्बन, उनको हंगरी के अंदर देख लें, डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो अपनी पॉलिटिक्स है, डुटेर्टे की फिलीपींस के अंदर पॉलिटिक्स है, कुछ मोदी का टेम्पलेट भी है, लेकिन मोदी दे वर फर्स्ट हिंदू नेशनलिस्ट, एंड देयर हैव बीन नाउ ऑथर्स जिन्होंने लिखा है, मतलब आई हैवंट गॉन डीप इनटू इट, कि 2014 का इलेक्शन पॉपुलिस्ट था लेकिन 2019 का इलेक्शन पॉपुलिस्ट नहीं था, क्योंकि पॉपुलिज्म इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट बीइंग पॉपुलर, इट ऑल्सो मीन्स सर्टन थिंग्स। तो हमें बहुत एग्जाम्पल्स दुनिया में मिलती हैं, लीडर्स के तौर पे भी, पार्टीज़ के तौर पे भी। क्या फ़र्क है पॉपुलिज्म और पॉपुलैरिटी में? पॉपुलिज्म एक तो मतलब एक ख़ास तरह का यानी एक डिस्कोर्स और नैरेटिव है, मतलब किसी भी पार्टी को अपना पॉलिटिकल राइवल नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये जो एक मिनीशियन डिस्कोर्स है ना, कि ये गुड वर्सेस इविल की जो लड़ाई है ना, ये एक आपकी कोट एंड कोट करप्ट एलीट, इट्स अमेजिंग। आई वाज लुकिंग एट एक डेटाबेस है जो कि पॉपुलिज्म की रिसर्च पर दिस इटालियन स्कॉलर उन्होंने डेवलप किया है, तो उन्होंने कीवर्ड्स की कलेक्शन की है। इट इज़ अमेजिंग कि चाहे वो वेनेजुएला का चावेज़ है, चाहे वो आपका जो है ना इवन अर्दगान इन टर्की, लेकिन दीज आर वेरी फेमिलियर साउंडिंग वर्ड्स ऑल्सो, और वो हमारे यहाँ भी यूज़ होते थे। ये गुड वर्सेस इविल की लड़ाई, ये मॉरलाइजिंग, ये करप्शन के गिर्द जो है पूरी कैंपेन बिल्ड कर लेना, इसी तरह से इट्स ऑल्सो अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स, इट्स वेरी एग्रेसिव, यानी मोबिलाइजेशन का। तो रॉबर्ट जेनसन हैज़ रिटन ऑन मोबिलाइजेशन, ये पॉपुलिस्ट की मोबिलाइजेशन जो होती है वो बहुत एग्रेसिव मोबिलाइजेशन होती।
अमेरिकी हैरान हो गए जब उनकी कांग्रेस पे हमला हुआ। हमें तो पता था कि ये कैसे होता है, हमने तो ये सब देखा था कि धांधली क्या होती है, उसके बाद क्या होता है ना। दे वर शॉक्ड कि इस तरह से भी पॉलिटिक्स की जाती है। ये वाली जो है ना, ये जो एग्रेसिव एजिटेशनल पॉलिटिक्स, ये जो एजिटेशन पार एक्सेलेंस जो है, ये इसमें पॉपुलिस्ट दे थ्राइव इन इट, और वो हमें यहाँ भी नज़र आया। मेमोरी इतनी कम है, लोग कहते हैं 9th में वॉज पाकिस्तान जनवरी 6। नहीं, 2014 में क्या हुआ था जब आपने पार्लियामेंट में हमला कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस चले गए थे, फवाद सैड ये वो अंदर आ गए थे, पुलिस वर टोल्ड टू स्टैंड डाउन। वो क्या था? वो जनवरी 6 नहीं था? बिल्कुल था। हाउ इज़ द 18th अमेंडमेंट इन पाकिस्तान इन्फ्लुएंस फेडरलिज्म एंड हाउ डज इट रिलेट टू योर रिसर्च थीम्स? हमने डिस्कस तो कर लिया, बट एनीथिंग स्पेसिफिक? आई मीन इट इज़ ट्राइंग टू डू जो पाकिस्तान का पुराना 47 से मसला है, जो बंगाली भी मांग रहे थे कि सूबों को थोड़े से हकूक़ दे दें, प्रोविंशियल ऑटोनमी, सूबाई खुद मुख्तारी। तो इन सिंपल वर्ड्स इसने उस मसले को हल करने की कोशिश की है, और इसने उसके ज़रिए पावर्स सूबों को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की हैं। अब हम लोग इस वक्त आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तानी फ्रेंच प्रोजेक्ट, तो अगले साल इंशाल्लाह हम उसका एक स्पेशल एक पब्लिकेशन निकाल रहे हैं, लुकिंग एट 10 years ऑफ 18th अमेंडमेंट। तो उसमें हमने डिफरेंट इशू एरियाज़ में इम्प्लीमेंटेशन देखी है। तो इम्प्लीमेंटेशन में लैक्स रहा है, सेंटर की तरफ से भी जो है वो रुकावट रही है, और फिर सेंटर वाले आगे से कहते हैं कि भाई हमने हेल्थ तो दे दी थी मगर इनको तो वैक्सीन डिलीवर करनी भी नहीं आती थी। वो प्रोविंशियल कैपेसिटी की बात करते थे, जिसका फिर एक जवाब ये भी होता था कि आप जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कैपेसिटी देंगे तो कैपेसिटी डेवलप होगी ना। हवा में कागज़ पे एक दिन वन फाइन डे तो नहीं ना, वो ऑन हो गया बटन और कैपेसिटी डेवलप हो गई। तो इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं, उस पर डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, बट आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप। लेकिन इसको आगे चलना चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। आई एग्री 100%। थैंक यू सो मच, आज आपने हमें वक्त दिया, एंड कुछ आप जाते जाते कौम को मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। वी ऑल कीप ऑन होपिंग कि कभी तो बदलेगा, बस लाजिम है कि हम भी देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू लाहौर फॉर अ लवली सीरीज ऑफ पॉडकास्ट। टेक केयर, बाय।